हाय डियर एंड वेलकम बैक टू द कैप्टन। तो यार सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत ही दिल से और बहुत ही दिमाग से आपको इस चैप्टर को करना है। इस चैप्टर के नोट्स आप प्रॉपर बना लीजिएगा क्योंकि अक्सर इस चैप्टर में जो है भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यार अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, प्रॉपर कंप्लीट एक प्लेलिस्ट आपकी मैं बना रहा हूँ। अगर आपने पुराने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, हमने नाउन प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स बहुत प्यारे तरीके से किया है, वो नहीं देखें तो आप उनको ज़रूर रेफर कर लीजिएगा। और इस चैप्टर के नोट्स बहुत प्यारे तरीके से बनाने। और ये सीरीज अगर आपको पसंद आ रही है तो आपको हमारा हैशटैग पता ही है, रियाज ही राज है, कमेंट सेक्शन के अंदर भर दीजिएगा। और यस यार, देखो मैं चाहता हूं कि जो बच्चा फी अफोर्ड नहीं कर सकता उस तक एक राइट कंटेंट जो है पहुंच जाए, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट आपको करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट आपकी जो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का जो कंप्लीट कोर्स जो है वो हम 22 जून तक कंप्लीट कर देंगे। और यार अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं तो यस, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर आ रहा है 8766208812, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं और हमसे हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। बैच में आपको क्या क्या मिल जाता है, वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं इंडिया के टॉप फैकल्टीज के साथ, साथ साथ हैंड रिटन बुक्स मिल जाती है जो कि हम आपके घर तक डिलीवर करते हैं। वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाते हैं हमारी बुक के साथ ही साथ। जो स्टूडेंट्स आईपी मैट इंदौर या रोहतक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको मिल जाते हैं स्पेशल ई बुक। आपको एग्जाम स्पेसिफिक मॉक्स मिल जाते हैं जहां आप हर एक चैप्टर वाइज भी मॉक दे सकते हैं और फुल लेंथ वाइज खुद को प्रॉपर एग्जाम लैक एनवायरनमेंट के अंदर जज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलती है लाइव मेंटरशिप जहां पर हमारे टॉपर्स आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपको आपकी तैयारी के दौरान क्या करना है क्या नहीं करना। और उसी के साथ आपको मिलती है लाइव मैराथन जहां पर हम फैकल्टीज आपके साथ लाइव कनेक्ट होते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं और हर एक चैप्टर के ऊपर भरपूर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। तो चलिए यार अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की ओर। और अगेन मैं कह रहा हूं, नोट्स बहुत अच्छे से बनाना है और याद रखना, रियाज ही राज है। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई इससे पहले वाले सेशन के अंदर हम अपने आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से खत्म कर चुके थे। हमें कहाँ ए लगाना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ दा लगाना है और कहाँ इनमें से कुछ भी नहीं लगाना, इसकी बहुत अच्छे से बात हम कर चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अब अपने आर्टिकल्स वाले चैप्टर के अंदर बहुत ही बढ़िया से कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो भाई आपको पता है समय बलवान है, समय हम वेस्ट करते नहीं है। तो पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। तो क्या होती है प्रेपोजिशंस? प्रेपोजिशंस बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम समझे तो एक ऐसे पर्टिकुलर वर्ड होते हैं जो एक ही सेंटेंस में नाउन या कुछ प्रोनाउन हो, मतलब कि एक सेंटेंस में अगर दो नाउन या दो प्रोनाउंस होंगे तो उनको आपस में रिलेट करते हैं वो वर्ड्स, उनको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशंस। जैसे कि आप देख भी सकते हैं सेंटेंस में ऐसा कोई शब्द जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उसी सेंटेंस के दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन से करता हो, उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। तो यहां पे ये स्कूल के क्या हो गया, यहां पे एक ये नाउन हो गया और रमेश क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो एट क्या हो गया, एक प्रेपोजिशन हो गया कि रमेश कहां खड़ा है, स्कूल गेट पर खड़ा है। तो दोनों नाउन को कनेक्ट कर दिया, राइट। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड्स, तो ये फॉर क्या हो गया यहां पे, ये भी एक प्रेपोजिशन हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाला कि भाई क्या है प्रेपोजिशन की डेफिनेशन, बस आपको पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन क्या होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के अंदर वो बिल्कुल इंग्लिश वाली डेफिनेशन मत रटने बैठ जाना कि प्रेपोजिशंस आर द वर्ड्स ऐसे ऐसे करके, ना 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 नहीं करना। ठीक है, कहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहां से बनता है। देखो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, माई फ्रेंड अराइव्ड डैश वेडनेसडे मॉर्निंग। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके आप ही बताओ क्या इसका आंसर होगा। तो भाई मुझे उम्मीद है आपने पॉज किया होगा, तो इसका आंसर होगा ऑन। ठीक है, अब ऑन कहां से आया, एट क्यों नहीं आया, इन क्यों नहीं आया, फ्रॉम क्यों नहीं आया, ऑन ही क्यों आया, इसकी बात करते हैं। अगर मान लो मैं यहां पे मॉर्निंग नहीं भी लिखता, माई फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेडनेसडे, तब भी ये सेंटेंस ठीक होता। ठीक है, अब जरा जाननी है कि चीजें होती क्या है। देखो प्रेपोजिशंस कैसे पढ़ते हैं लोग, बाकी लोग कैसे पढ़ते हैं। मान लो मैंने आपको एक प्रेपोजिशन लिखवा दी एट, फिर उसके बाद मैंने लिखवा दी ऑन, फिर मैंने लिखवा दी आफ्टर, फिर मैंने लिखवा दी बिफोर। ठीक है, और सबसे पहले हमने एट के बारे में सारे रूल्स पढ़ लिए, फिर हमने ऑन के बारे में सारे रूल्स पढ़ लिए, फिर हमने आफ्टर के बारे में सारे रूल्स पढ़े, फिर बिफोर के बारे में। मतलब सारी प्रेपोजिशन खत्म होते होते जब वापस आप एट की तरफ आओगे ना,
तो सब कुछ भूल चुके होंगे। हमें बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ते हैं, हम बिल्कुल नए तरीके से पढ़ेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा है कि यहाँ पे ऑन आया, तो क्यों आया ऑन, इसको पकड़ते हैं। देखो भाई, जब कभी भी एक डेफिनेट डे की बात होती है तो उसके साथ क्या आता है, ऑन आता है। जैसे कि इसी सेंटेंस के अंदर ये वेडनेसडे क्या है, एक डेफिनेट डे है कि वो वेडनेसडे को आया है ना, उस हफ्ते में वो वेडनेसडे को आया है, एक पर्टिकुलर डे की बात हो गई तो उसके साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। ठीक है। जब कभी भी एक डेफिनेट टाइम की बात होगी तो उसके साथ एट लगता है। क्लियर है ये चीज आपको। एक डेफिनेट ड्यूरेशन, अंतराल की बात होगी ना, डेफिनेट बिल्कुल अंतराल वाली बात होगी, वो हो सकता है अंतराल मतलब पूरे साल का अंतराल भी हो सकता है, महीने का अंतराल भी हो सकता है, तो उसके साथ क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है। अब देखो, डेफिनेट ईयर को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ईयर क्या है, अपने में एक अंतराल है, एक ड्यूरेशन, तो उसके साथ इन, तो अभी हमने पढ़ा ही है कि इन लगता है। और इसके साथ आप मंथ भी याद कर सकते हो कि जो मंथ होता है, मंथ के साथ भी हम इन लगाते हैं, इन द मंथ ऑफ दिस, है ना, ऐसे करके। एक डेफिनेट पर्टिकुलर लोकेशन होगी, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि भाई आप मुझे कैनॉट प्लेस मिलना, तो कैनॉट प्लेस क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एक जगह हो गई ना, लोकेशन हो गई, डेफिनेट लोकेशन हो गई, तो उसके साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। क्लियर है। एक डेफिनेट डेट जब होगी तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सारी चीजें बिल्कुल बढ़िया से क्लियर होगी। मैं कहता हूं आई विल मीट यू, अब यहां पे देखो ऑन 15 अगस्त क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पे एक डेफिनेट डेट है कि भाई मैं आपसे 15 अगस्त को मिलूंगा, तो एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट डेट आ गई, तो यहां पे क्या होगा, ऑन 15 अगस्त। क्लियर ये चीज। अच्छा, आई विल मीट यू इन 2021, मैं 2021 में आपसे मिलूंगा, तो यहां पे साल की बात हो गई और साल के साथ क्या लगता है, इन लगता है। क्लियर है ये चीज बढ़िया से। आगे देखते हैं, आई विल मीट यू इन दिसंबर, तो दिसंबर क्या है, एक मंथ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां पे इसको मैं डबल टिक कर रहा हूं कि यहां इसी के साथ हमने अभी सीखा है कि यहां पे इन ही आएगा। ठीक है। मैं कह रहा हूं आई विल मीट यू एट 9 o'clock, तो ये एट यहां पे क्यों आया, क्योंकि एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम की हमने बात करी है, तो पर्टिकुलर टाइम जब होता है, देखो डेफिनेट टाइम के साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। आई विल मीट यू एट कैन नॉट प्लेस, तो ये एक डेफिनेट लोकेशन हो गई, तो यहां पे क्या हो गया, पर्टिकुलर लोकेशन हमने बात की है तो एट लग गया। ठीक है। आई विल मीट यू ऑन संडे, तो ऑन संडे हो गया, तो भाई ये देखो पर्टिकुलर डे हो गया, तो उसके साथ क्या लगेगा, ऑन लगेगा। क्लियर है ये चीज आपको बढ़िया से। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी कि कहाँ ऑन, कहाँ एट, कहाँ इन, ये कहाँ लगाना है। ठीक है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं, डेट के साथ एट लगाते हैं, आई विल मीट यू एट 15 अगस्त। ठीक है, ऐसे नहीं करना। आई विल मीट यू एट दिसंबर नहीं करना, ये सब चीजें मत करना। ठीक है, इसको रिवाइज करोगे एक दो बार, बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल चिपक जाएगी ये चीज। क्लियर है। चले आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 है भाई, डेथ का नियम। डेथ का क्या नियम है, अब देखो, डेथ दो तरीके से होती है, या तो किसी एक्सीडेंट में डेथ होती है या फिर किसी बीमारी से डेथ होती है। क्लियर है। तो जब कभी भी एक्सीडेंट के साथ डेथ होती है तो उसके साथ प्रेपोजिशन क्या यूज होती है, इन यूज होती है। ठीक है। और जब कभी भी किसी बीमारी से डेथ होती है तो उसके साथ प्रेपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हर अंकल डाइड डैश इन अ रोड एक्सीडेंट, तो यहां पे क्या आएगा, इन आएगा, क्योंकि एक्सीडेंट से डेथ हुई है और एक्सीडेंट के साथ इन का इस्तेमाल होता है। ठीक है। हर अंकल डाइड ऑफ कैंसर, तो यहां पे ऑफ क्यों आया, क्योंकि यहां पर बीमारी जो है, डिजीज की बात हो रही है यहां पे। क्लियर है चीज। एक क्वेश्चन देखते हैं, शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक, तो यहां पे क्या आएगा, ऑफ आएगा, ये जो ऑफ लगा हुआ भी है। ऑल तो हमारे एडिटर्स आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ना चाहिए था, बट उन्होंने आंसर भी लिख दिया, कोई बात नहीं। शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीमारी से डेथ हो रही है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। रूल नंबर 2 अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं भाई। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब कभी भी आपसे किसी टूल के बारे में बात की जाए, किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात की जाए, कोई हथियार वेपन की बात की जाए, मतलब कि औजार हो, कोई टूल हो, उपकरण हो कोई, या कोई हथियार हो, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, विद आएगा। जैसे कि शी ऑलवेज राइट्स विद अ पेंसिल, तो किसके साथ लिखते हो, किससे लिखते हो, वो पेंसिल से लिखते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, उपकरण है ना ये, तो विद आएगा। ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल विद अ कंपस, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, विद आएगा। क्लियर है चीज। दिस इज द नाइफ विद विच शी वॉज मर्डर, तो ये क्या है, नाइफ एक हथियार है। ठीक है,
तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, विद लगाया। क्लियर है ये चीज। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कट द एप्पल। अब यहाँ पे हमारे एडिटर साहब को फिर से स्पेस छोड़ना चाहिए था। कट द एप्पल विद अ नाइफ। तो यहाँ पे विद क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये एक उपकरण है हमारा, एक औजार है, सॉरी, ठीक है, टूल है एक, तो इसलिए हमने यहाँ पे विद का इस्तेमाल किया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, चलते हैं आगे। अब एक सेंटेंस है आपके साथ, वीडियो को पॉज करो, पहले आंसर बताओ इसका क्या होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इसका आंसर बताया होगा कि द बुक ऑन द टेबल इज माइन। ये जो है हमारा पैसिव वॉइस के अंदर बना हुआ है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्या होती है पैसिव वॉइस। जिसको नहीं पता कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो टेबल के ऊपर किताब रखी है वो मेरी है ना। अब जरा देखते हैं यहाँ पे ये ऑन, अबव। अगर मैं यहाँ पे मान लो अबव दे देता तो क्या करते आप, अबव लगाते। या अगर यहाँ पे मैं ओवर दे देता, द बुक ओवर द टेबल इज माइन, द बुक अबव द टेबल इज माइन, द बुक ऑन द टेबल इज माइन। जो बच्चे सेंस से काम करते हैं ना, जो टेक्निक तो छोड़ देते हैं कि टेक्निक वक्निक छोड़ो, उन्हें लगता है कि उनकी सेंस बहुत है, तो वो अक्सर अबव और ओवर टिक करते हैं, फिर आके ऐसे सर पकड़ते हैं, अरे बाप रे मेरा सीधा सीधा सवाल गलत हो गया, है ना। तो देखो जरा अब इनको पकड़ना कैसे। इनको पकड़ते हैं हम कुछ इस तरीके से, मैं जरा ये क्लियर कर देता हूं। देखो भाई, मान लो ये एक टेबल है, मान के लो दिख ही रहा है आपको, टेबल है ये, है ना। जब कभी भी कोई चीज टेबल के ऊपर होगी और उसको टच कर रखा होगा उसने, मतलब टेबल को छू रखी है, मतलब कोई चीज किसी के ऊपर रखी है और उसको टच किया हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, जब सरफेस टच हो, ऊपर हो, तो हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ठीक है, जब कभी भी सरफेस टच ना हो तो हम क्या लगाएंगे, अबव लगाएंगे। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि मेरे ऊपर जो फैन है वो क्या है, अबव है, अबव। क्लियर है, तो ये क्या है, अबव है, सरफेस टच नहीं है इसका। ठीक है, सरफेस टच नहीं है बट ये अबव है। ओवर कहां लगता है, ओवर लगता है ये भी ऊपर ही लगता है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट जो होता है वो मूविंग होता है, ऊपर मतलब मूविंग, तो वो एरोप्लेन वाली जब सेंस होती है ना, कि जब सरफेस टच ना हो बट ऑब्जेक्ट मूविंग हो, तो उसको हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाते हैं उस केस के अंदर। अबव कहां लगाते हैं, जब सरफेस टच ना हो तो हम अबव लगाते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब ऑन, अबव और ओवर के अंदर गलती नहीं होने वाली। क्या सीखा हमने, ऑन कब लगाएंगे, जब सरफेस से टच होगी। अबव कहां लगाएंगे, जब सरफेस से टच नहीं होगी। ओवर कब लगाएंगे, जब सरफेस से टच नहीं होगी और ऑब्जेक्ट मूविंग भी होगा, तो हम ओवर लगाएंगे। ठीक है, उसी के बाद अगर जो चीज नीचे होगी तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। ठीक है, लेकिन नीचे के लिए एक वर्ड और होता है जो होता है बिलो। बिलो हम यूज करते हैं रैंक के लिए, लेवल के लिए, पोजीशन के लिए। ठीक है, उसके लिए हम बिलो यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज, अब गलती नहीं करोगे आप, सीखने को मिला ना, मुझे पता है, क्योंकि देखो पढ़ा पढ़ा के एक्सपीरियंस होता है हमें कि कहाँ बच्चों को जो है नहीं पता होती इन चीजें। तो मुझे पता है बच्चे जो है अक्सर इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं, बट आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो चलते जरा इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। द रैट हाइड अंडर द टेबल। तो यहाँ पे अंडर क्यों आया भाई, क्योंकि टेबल के नीचे छुपा है वो। ठीक है, अब यहाँ पे बिलो नहीं लगा सकते थे, क्योंकि बिलो लगता है किसके लिए, रैंक के लिए, लेवल के लिए, पोजीशन के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हम अंडर लगाएंगे। ठीक है, द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। तो यहाँ पे ओवर द बिल्डिंग आएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट है ये भी, क्योंकि ओवर क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो सर के ऊपर तो है बट मूविंग है। तो यहाँ पे ऑन मत लगाना, अबव मत लगाना, ओवर ही लगेगा। द फैन इज अबव माई हेड, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये, क्योंकि ऊपर है, सरफेस को टच नहीं कर रखा। यू नीड नॉट वरी नाउ एज द रिवर इज बिलो द डेंजर लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे बिलो क्यों लगा, क्योंकि खतरे के निशान से नीचे है, तो लेवल वाली बात हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बिलो लगाया। अंडर मत लगाना, यहाँ पे गलतियां होती हैं। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन देखनी है हमें। ओवर जो चीजें होती है ना, मतलब ओवर जहां हम यूज करते हैं, वो जब हम कभी कवरिंग वाली बात करेंगे, ढकने वाली बात करेंगे ना, तब भी हमें ओवर का इस्तेमाल करना है। दो चीजें सीख रहे हैं हम यहाँ पे, क्या, जब कभी भी ऑब्जेक्ट मूविंग होगा और सर के ऊपर होगा तो हम क्या लगाएंगे, ओवर लगाएंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या सीख रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसी ढकने वाली सेंस देगा ना हमें, ढकने की, तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, ओवर ही लगाएंगे। जैसे कि देयर इज अ रूफ
ओवर माई हेड। तो रूफ क्या करती है, छत क्या करती है, ढकती है ना, तो ओवर आवर हेड देयर इज अ रूफ। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसको आप ऐसे ले लीजिए, स्प्रेड द शीट, स्प्रेड द शीट डैश, स्प्रेड द शीट डैश द बेड, ऐसे लिख लो। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो शीट है, मतलब बेड शीट जो होती है, उसको बेड पर ढक दो, तो ओवर, यहां पे क्या आएगा, ओवर। स्प्रेड द शीट ओवर द बेड, ठीक है, क्लियर है आपको ये चीज। तो जब कभी भी ढकने वाली सेंस आएगी तो हम क्या यूज करेंगे, ओवर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, द बॉयज टेक देयर क्लासेस, क्या आएगा, अंडर द ट्रीज, ठीक है, टेक देयर लेसन अंडर द ट्री हो जाएगा ये, ठीक है, अंडर द ट्री। तो ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। लेकिन अब देखो ये जो अंडर वाला भी है ना, बहुत बढ़िया रूल है, अच्छे से बात करूंगा इसकी भी मैं। पहले देखते रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है भाई हमारा, जब कभी भी हम जैसे किसी लिक्विड को फिल करते हैं, जैसे कि मान लो एक जग रखा है आपके पास, ठीक है, और या एक ग्लास रखा है, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो, ये एक ग्लास रखा है हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हो आप, पोर कर रहे हो पानी को, है ना, पानी को जब डालते हैं उसको कहते हैं पोर करना। तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इनटू लगाते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम उसको भर रहे हैं तो ये देखो इस वक्त क्या है, ये चीज मोशन के अंदर है, किसके अंदर है, मोशन के अंदर है। तो जब कभी भी ये चीज मोशन के अंदर होगी तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, इनटू, ठीक है। लेकिन जब वो ग्लास जो है, अब हम भर चुके हैं, अब वो पानी जो है इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, तो हम क्या उसके साथ क्या लगाएंगे, फिर उसके अंदर पानी आ चुका है ना, इन लगाएंगे, इन। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल आपको बढ़िया से क्लियर होगा। आई पोर्ड सम वाटर इन टू द ग्लास, इन द ग्लास करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, आई पोर्ड सम वाटर इन टू द ग्लास, ठीक है, क्योंकि वहां पे पानी क्या होता है उस केस में, मोशन के अंदर होता है, क्लियर है ये चीज। आगे देखो, द ग्लास कंटेन्ड सम वाटर इन इट, अगर एक ग्लास रखा है ऐसे ही उसके अंदर पानी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा इन टू इट, द ग्लास कंटेन्ड सम वाटर इन टू इट, ना, द ग्लास कंटेन्ड सम वाटर इन इट, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई भी मोशन नहीं है। अब क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। आगे चलते हैं, रूल नंबर 6, यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, बहुत ही बढ़िया से बात करूंगा और बहुत ही अहम होने वाला है ये एग्जाम्पल हमारा। मैं कुछ एक ड्राइंग बनाता हूँ, मेरी ड्राइंग ऑल दो उतनी अच्छी नहीं है तो मुझे माफ़ी देना भाई आप, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं एक अच्छी ड्राइंग बना सकूँ, ठीक है। तो ये है एक हमारा ट्री, ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारे जो सूर्य देवता है वो ऐसे कुछ निकल आए हैं, ठीक है। अब सूर्य देवता निकल आए हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है पेड़ के नीचे एक छाया भी होगी, शेडो होगी, है ना। चलो अब देखो, मैं अगर आपसे ये चीज कहता हूं कि कोई बच्चा पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, मतलब कुछ लड़के कर रहे हैं, सो आप क्या बोलोगे, अंडर द ट्री, है ना, अंडर द ट्री, द बॉयज टेक देयर क्लास अंडर द ट्री, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। एक चीज आपको क्या ध्यान रखने, जब कभी भी कोई बाउंड्री वाली सेंस आएगी ना, जब कभी भी लाइफ में कभी भी बाउंड्री वाली सेंस आएगी तो प्रेपोजिशन क्या लगेगी, उसके साथ इन लगेगी। ये बात बिल्कुल यहां पे चिपका लो एकदम, जैसे कि अगर अभी तो आपको बोल दिया कि वो पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, आपने अंडर लगा दिया, लेकिन अगर मैं ये बोल रहा हूं ना वो पेड़ के छाया के अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं, पेड़ की छाया के अंदर, तो वहां पर अंडर मत लगाना, ठीक है, अंडर लगाओगे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो छाया है ये क्या क्रिएट कर रही है, ये एक बाउंड्री क्रिएट कर रही है, देख रहे हो, ये एक बाउंड्री बना रही है छाया हमारी, ये बिल्कुल एक बाउंड्री है, ठीक है। और बाउंड्री के साथ हमने क्या देखा है कि जब कभी भी बाउंड्री आएगी तो उसके साथ हमें इन का इस्तेमाल करना है। क्या दो वाली बात नहीं समझ में आई? तो सेंटेंस करेक्ट क्या बनेगा, द बॉयज टेक देयर क्लास इन द शेडो ऑफ द ट्री, इन द आएगा, अंडर द शेडो नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि शेडो एक बाउंड्री क्रिएट करती है और बाउंड्री के साथ इन आता है। क्लियर है ये चीज आपको बढ़िया से? मुझे उम्मीद है आपको ये चीज बढ़िया से समझ में आई होगी। एक चीज और अभी हमें ध्यान देनी है, मान लो इसकी शाखाएं बनाता हूं मैं थोड़ी सी, चलो यही शाखा मान लेते हैं और एक कोई पक्षी बना देता हूं इस पर, ठीक है, ऐसे कोई पक्षी, यार ये बिल्ली लग रही है बट इसको मान लो कोई पक्षी है भाई, ठीक है, चलो ये इसके उड़ने वाले हो गए, जो भी है ये पक्षी एक, ठीक है। अभी क्या है, आपको ये पता है कि अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो कि ये ब्रांच के ऊपर बैठा है, ब्रांच के ऊपर बैठा, तो आप क्या बोलोगे, बर्ड्स आर सिटिंग
ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ठीक है, बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, बिल्कुल ठीक बात है, क्यों, क्योंकि सरफेस टच है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान क्या देना है, बाउंड्री का ध्यान देना है। अगर आप ये देखोगे बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, मतलब अब देखो अगर आप इसका हिंदी मीनिंग देखोगे ना, तो हिंदी मीनिंग अगर आप निकालोगे तो गलती करोगे हमेशा कि बर्ड्स आर सिटिंग तो आप लगा दोगे ऑन द ट्री, कि पेड़ पर बैठी हैं, जो बर्ड्स हैं वो पेड़ पर बैठे, तो आप ऑन लगा दोगे। बच्चा इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि अभी हमें कुछ मेंशन नहीं है कि वो ब्रांच पर बैठी है, कहां बैठी है, तो ये जो पेड़ है ना वो पेड़ की बाउंड्री के अंदर बैठी है, जो बर्ड्स हैं वो पेड़ की बाउंड्री के अंदर बैठे हैं। और जब कभी भी बाउंड्री के अंदर बैठे होंगे तो हमें वहां पर क्या लगाना है, हमें वहां पर इन लगाना है। इस बात का आपको ध्यान हमेशा से ही रखना है। अगर वो ऑन लगवाएगा ना एग्जामिनर आपसे, तो एक्सप्लिसिटली आपको बोलेगा वहां पे कि वो ब्रांच पर बैठी है, ठीक है। लेकिन जब कभी भी उसको बाउंड्री वाला रूल चेक करना है ना कि आपके माइंड में ये चीज है या नहीं है, तो वो आपको देगा नहीं। बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, वहां पे करेक्ट सेंटेंस होगा। करेक्ट बात समझ में आ गई आपको ये वाली? तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाली सेंटेंस बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, रूल नंबर 6। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने रूल नंबर 7 की ओर। रूल नंबर 7 में हमने क्या देखा था भाई, हाँ, हमने जैसे सेम एज प्रीवियस रूल के व्हेन देयर इज अ बाउंड्री, तो वहां पे हमें इन इस्तेमाल करना है ना, ये तो हमने देखा था। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं भाई हम। आई लाइक वॉकिंग इन द गार्डन, तो यहाँ पे इन क्यों आए, क्योंकि एक गार्डन जो है उसकी एक बाउंड्री होगी ना, उसी के अंदर तो आप वॉक करोगे। हमेशा ध्यान रखो बाउंड्री है तो इन आएगा, बस खत्म कहानी, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही लिव्स इन अ बिग बंगलो नियर अ लेक। अब देखो अगर कोई बिग बंगलो है तो उसकी 4 बाउंड्री तो होगी ना, 4 दीवारी तो होगी, तो क्या आएगा यहाँ पे, इन आएगा। यहाँ पर भी हमारा आंसर इन बिल्कुल ठीक होगा। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? तो हमें इन कहां लगाना है, बाउंड्री की सेंस जहां भी आएगी वहां पर हमें इन लगाना है। इस चीज का ध्यान रखना है हमेशा ही हमें, ठीक है। रूल नंबर 8 एंड रूल नंबर 9 साथ देखते हैं भाई अब हम। रूल नंबर 8 क्या कहता है, जैसे कि मान लो आपको लार्जर एरिया की सेंस भी आ रही है उसी सेंटेंस के अंदर, और एक डेफिनेट लोकेशन की सेंस भी आ रही है, आई एम सो सॉरी, तो लार्जर एरिया जो होगा उसके लिए हम इन इस्तेमाल करते हैं, और एक डेफिनेट लोकेशन जो होगी उसके लिए हम एट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि ही लिव्स डैश दिल्ली डैश कैनॉट प्लेस, तो यहां पे देखो दिल्ली के अंदर कैनॉट प्लेस है ना, तो ये जो दिल्ली हो गया लार्ज हो गया है ना, और ये जो कैनॉट प्लेस हो गया छोटा हो गया, तो क्या होगा, ही लिव्स इन दिल्ली एट कैनॉट प्लेस। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? तो लार्जर के लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, डेफिनेट लोकेशन के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है रूल नंबर 9 है हमारा। देखो जब कभी भी डेफिनेट टाइम की हम बात करेंगे तो वहां पे एट लगता है हमारा, ठीक है। लेकिन जब हम एक टाइम की बात करेंगे, टाइम के अंदर उसके भी एंड वाली टाइम की हम बात करेंगे, ठीक है, लास्ट लिमिट ऑफ द टाइम की जब हम बात करेंगे, तो उसके साथ हमें बाय लगाना होता है। लाइक बाय द एंड ऑफ डे, या फिर बाय द एंड ऑफ वीक बोलते हैं ना, कि भाई मेरे पैसे दे दो इस हफ्ते के एंड तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ठीक है, बाय द एंड ऑफ मंथ, बाय द एंड ऑफ ईयर, या बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, तो उसके अंदर क्या आएगा, बाय लगेगा जब कभी भी हमें लास्ट लिमिट दिखानी हो समय की। तो क्वेश्चन देखते हैं, द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड डैश द एंड ऑफ दिस मंथ, तो हो जाएगा डैश, मतलब कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब कि जो काम है वो इस समय के अंत तक खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, छोटे छोटे रूल है प्रेपोजिशन के अंदर, और बहुत ही यूनिक तरीके से सीख रहे हैं हम इसको। रूल नंबर 10 एंड रूल नंबर 11। अब कुछ चीजें होती है जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन। फिक्स्ड मतलब वो बिल्कुल फिक्स्ड होती हैं एकदम, उनको नहीं छेड़ सकते हम। जैसे कि गुड और बैड के साथ क्या लगता है, एट लगता है, ठीक है। वेट के साथ क्या लगेगा, हमेशा से फॉर लगेगा। तो रूल नंबर 10 क्या कहता है, गुड या बैड के साथ एट लगेगा। रूल नंबर 11 क्या कहता है, जब कभी भी वेट आएगा तो उसके साथ फॉर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, रीता इज गुड एट मैथ्स होगा, ठीक है, तो गुड वाली सेंस आई है तो क्या लगेगा, एट मैथ्स। क्लियर है? सरिता इज वेटिंग फॉर हर सन, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, फॉर सन हो जाएगा, क्योंकि फॉर के साथ वेट के साथ हमारा फॉर लगता है, जो कि एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 12 एंड रूल नंबर 13। वही फिक्स्ड प्रेपोजिशन के अंदर हम बात करेंगे।
रूल नंबर 13 कहता है जब कभी भी कोई फॉन्ड, मतलब फॉन्ड का मतलब होता है शौक, ठीक है ना, बोलता है ना कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मैंगोज, या फिर आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मुझे बड़ा शौक है क्रिकेट खेलने का, फॉन्ड हो या फिर जेलस वाली सेंस हो, तो वहां पे हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जब, और उसी के आगे रूल नंबर 13 क्या कहता है, जब कभी भी क्रूल या फिर कोई काइंड बिल्कुल ही निर्दयी हो या फिर बहुत ही सॉफ्ट नेचर वाला हो, तो उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रूल नंबर 12 की बात करें, ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज, ठीक है, वो आम खाने का शौकीन है, तो यहां पे ऑफ आ जाएगा। क्लियर है। द मास्टर इज वेरी, रूल नंबर 13 की बात कर रहा हूं, द मास्टर इज वेरी क्रूल टू हिज सर्वेंट, ठीक है, बहुत ही निर्दयी है वो अपने सर्वेंट के लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर, ठीक है, तो फॉन्ड और जेलस के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। क्रूअल और काइंड के साथ क्या आता है, टू आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से नोट कर लिया, ठीक है जी, आगे चलते हैं। रूल नंबर 14, और ये आज का हमारा लास्ट रूल है भाई, तो ध्यान देना हमें, ये भी हमारा एक फिक्स प्रेपोजिशन है, बहुत ही छोटा सा रूल है कि जब कभी भी अटेंशन या पे अटेंशन वाली चीजें होती हैं तो उसके साथ हमें टू का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। जैसे कि प्लीज पे अटेंशन टू योर स्टडीज, ठीक है, क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है भाई प्रेपोजिशन के इस सेशन को आपने बहुत ही बढ़िया से इंजॉय किया होगा, बहुत ही यूनिक तरीका आपको जो है वो फील हुआ होगा। जो पके हुए आम है, जो ऑलरेडी एक बार ये सब चीजें गुजर चुके हैं, उनके लिए मैं खास कर कह रहा हूं कि आपको जरूर एक नई चीज यहाँ पे मिली होगी। तो इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर। हम प्रेपोजिशन को और बढ़िया से आगे बढ़ाएंगे और बढ़िया से इन डेप्थ जानेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई इससे पहले वाले सेशन के अंदर हम प्रेपोजिशन को स्टार्ट कर चुके थे। इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूं, और सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि सेशन हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लेंदी लगे, है ना, तो आप वीडियो को पॉज करके बाद में आगे देख सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप एक ही गो के अंदर पूरा निपटा दो तो अच्छा है, अदरवाइज आप ब्रेक करके इसको जरूर देख लेना। और मतलब प्रेपोजिशन की अगर मैं इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मतलब आप ग्रामर सीख रहे हो और प्रेपोजिशन को ठीक से नहीं सीखा, तो मतलब ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि ये कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, ठीक है ना। तो प्रेपोजिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई हमारा, थ्रू आउट ग्रामर के अंदर ये यूज होता है हमारा। तो आगे बढ़ते हैं भाई, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात करता हूं जो मैं इससे पहले वाले सेशन के अंदर ले चुका था। ही जम्प्ड इनटू द रिवर, अब यहां पे इनटू क्यों आया है, क्योंकि यहां पे मोशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही इज इन द रूम, अब इन क्यों आया है यहां पे, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट था, ठीक है। ही वेंट इन टू द रूम, वो रूम में गया तो मोशन आ गया, ठीक है। ही केम इन टू द रूम, है ना, वो रूम में आया, देखो गया आया तो मोशन है, तो यहां पे भी क्या यूज किया हमने, इनटू यूज किया। अब एक आता है ही एंटर्ड, अब यहां पे कोई प्रेपोजिशन नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, यही तो सीखना है अभी हमें, ठीक है। अब ही इज स्विमिंग इन द रिवर, अब देखो यहां पर वो ऑलरेडी रिवर के अंदर है, तो यहां पे क्या यूज आएगा हमारा, इन यूज हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलता हूं। रूल नंबर 15 क्या कहता है, रूल नंबर 15 हमें सिखाता है एंटर की पूरी कहानी। अब जो एंटर होता है वो हमारा दो तरीके का सेंस देता है हमें। किसी भी सेंटेंस के अंदर एंटर जहां लगा होगा, या तो वो एक प्रवेश करने का अर्थ दे रहा होगा, ठीक है, मतलब आप वहां पे एंटर हो रहे हो, ठीक है, या फिर एंटर जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट का सेंस भी देता है, करार, कुछ अनुबंध का ये जो है हमें अर्थ देता है। तो उस केस के लिए हमें क्या यूज करना होता है, जब हमें कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली, अग्रीमेंट वाली कोई सेंस आएगी तो हमें इनटू का यूज करना होता है। अदरवाइज हमें एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी होती। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है हमें। क्लियर है ये बात, देखते जरा इसके एग्जांपल। द टू कंपनीज एंटर्ड इनटू आ कॉन्ट्रैक्ट एन अग्रीमेंट, सॉरी। तो यहां पे देखो, यहां पे इनटू क्यों आया है, क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट या फिर अग्रीमेंट वाली बात आ रही है। क्लियर है, यहां पे ये ऐसे लगा हुआ है, इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, राम एंड श्याम एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट।
क्लियर है? तो यहाँ पे कैसे करार वाला, अनुबंध वाला एक जो है सेंस आ रहा है हमें, तो हमने क्या यूज किया? एंटर्ड। अब इससे पीछे वाले इसमें यहाँ पे कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट वाला सेंस नहीं था, तो एंटर के साथ हमें कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर है बात आपको? बढ़िया से अच्छे से नोट करके ही आगे बढ़ना, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने उस रूल को अच्छे से नोट किया होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ता हूं मैं। देखो प्रेपोजिशन के अंदर क्या है, रूल छोटे 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 से हैं बट बहुत सारे हैं, ठीक है ना? बट उन छोटे छोटे रूल को दिमाग में रखना, और वो कैसे रख पाओगे? रिवीजन करके, ठीक है? रूल नंबर 16 की कहानी देखते हैं हम। एक सेंस आता है हमें सेंटेंस के अंदर पीछे वाला, है ना? बट वहां पे आपको ये भी फील जरूर होगा कि वहां पे कोई भी मोशन नहीं है, मोशनलेस है वो चीज, ठीक है? और एक आएगा आपको सेंस पीछे पीछे वाला, और वहां पे आपको सेंस जरूर फील होगा कि यहाँ पे मोशन की बात हो रही है, मतलब मोशन है वहां पर। तो जब कभी भी मोशन लेस चीज होगी तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे। और जब कभी भी हमें मोशन फील होगा तो हमें आफ्टर का यूज करना है। क्लियर है ये वाली बात आपको? अच्छे से देखते हैं जरा। ही हिड बिहाइंड द रिवर। देखो ये हिड जो है ये कैसे होता है हमारा? हाइड होता है ना? हाइड, हिड, और फिर तीसरा क्या होता है? हिडन होता है, ठीक है? थर्ड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म है। ही हिड बिहाइंड द रिवर। बिहाइंड द रिवर नहीं होगा, दिस इज शुड बी ट्री, है ना? ट्री कर लो इसको। रिवर के पीछे कोई कैसे छुप सकता है भाई, है ना? तो देखो यहाँ पे, अब यहां पर देखो वो पेड़ के पीछे छुपा है ना? तो यहां पे कोई मोशन थोड़ी ना है, वो छुपा हुआ है ऑलरेडी, है ना? तो यहां पे क्या लगेगा? बिहाइंड लगेगा। तो यहां पे क्या था? मोशन लेस वाली चीज थी हमारी। क्लियर है वाली बात आपको? अब देखो यहां पर एवरी वन रैन डैश द थीफ। अब देखो सब चोर के पीछे भागे, तो चोर के पीछे भागे या चोर के पीछे पीछे भागे, तो यहां पे क्या एक मोशन आ रहा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? आफ्टर लगाना पड़ेगा। क्लियर है? हमने क्या देखा? मोशनलेस चीज होगी, बिहाइंड लगाना है, मोशन होगा, आफ्टर लगाना है। क्लियर है वाली चीज आपको? बढ़िया से आगे चलते हैं। रूल नंबर 17, क्वेरल। अब देखो रूल नंबर 17 क्या कहता है? जब कभी भी हमारा झगड़ा होगा, तो झगड़ा कैसे होता है? या तो झगड़ा किसी पर्सन से होगा हमारा, ठीक है, या फिर किसी मुद्दे पर झगड़ा होता है ना? तो जब कभी भी किसी पर्सन से हमारा झगड़ा होता है तो हमें क्या इस्तेमाल करना होता है? विद इस्तेमाल करना होता है। क्लियर है ये बात आपको? जब कभी भी किसी मुद्दे के ऊपर हमारा झगड़ा होगा तो हमें ओवर का इस्तेमाल करना है वहां पे। अच्छे से समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखो, अभी कहां से अच्छे से समझ में आई है, अब आएगी अच्छे से समझ में। ही क्वारल्ड विद हिज वाइफ। तो यहां पे क्या यूज किया हमने? विद यूज किया। क्यों? क्योंकि वो किससे किससे झगड़ा हुआ? उसकी वाइफ से, और उसकी वाइफ क्या है? पर्सन है एक। क्लियर है ये चीज आपको? आगे देखो, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान क्वारल ओवर द मैटर ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो अब देखो इंडिया और पाकिस्तान किस पे मतलब लड़ाई करते हैं? एक मुद्दे पे लड़ाई करते हैं ना, मैटर पे। किस कौन सा मैटर है? वो कश्मीर। तो यहां पे क्या इस्तेमाल होगा हमारा? ओवर का इस्तेमाल होगा। क्लियर है आपको? बढ़िया से आगे देखते हैं। ही क्वारल्ड ओवर बैड फूड। तो किस पर उसने झगड़ा किया? बैड फूड पर। तो ये क्या एक तरीके का मुद्दा हो गया ना, तो ओवर बैड फूड। क्लियर है आपको? छोटा सा रूल है, मुझे भी पता है, आपको आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगी ये बात, पर नोट्स को सिस्टमैटिकल ऑर्डर के अंदर आपको बनाना भी तो है ना, तो इसलिए आपको प्रॉपर सेशन को अच्छे से नोट करके चलना भाई। कैप्सूल की तरह इस्तेमाल होंगे ये जो आपके नोट्स है। बार बार कह रहा हूं इस बात को, यकीन मानो बहुत मजा आएगा एग्जाम से 10 दिन पहले जब पूरी वर्बल को रिवाइज कर दोगे ना, एक अलग कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 हमें क्या कहता है कि रिमाइंड के साथ ना हमेशा एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आती है। इस फिक्स्ड प्रेपोजिशन की बात मैं कर चुका था पहले भी, जो नहीं हिल सकती है ना, उसको हम नहीं छेड़ सकते। तो रिमाइंड के साथ हमेशा क्या आता है? ऑफ का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, तो यहां पे ऑफ का इस्तेमाल हमने किया। ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो प्रॉमिस था वो याद दिलाना है ना, ये वाला आ रहा है इसमें सेंस। तो आई विश टू रिमाइंड यू ऑफ द प्रॉमिस, ये इसका ध्यान रखना है हमें। ठीक है, योर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर। तुम्हारा चेहरा मुझे मेरी माता जी की याद दिलाता है। तो रिमाइंड्स मी ऑफ माई मदर। क्लियर है? ही ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई मिस्टेक्स। ठीक है, वो मुझे हमेशा मेरी गलतियां याद दिलाता है। तो ऑफ का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? रिमाइंड के साथ हमेशा हमें एक प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल करनी है?
ऑफ इस्तेमाल करनी है। क्लियर है? बढ़िया से नोट कर लिया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। रूल नंबर 19 बहुत प्यारा रूल है। क्या कहता है? इनवाइट। इनवाइट मतलब कभी आप न्योता जो होता है, इनविटेशन होना, तो जिस ओकेजन के लिए न्योता दिया जाएगा, अब वो ओकेजन क्या हो सकता है? वो हो सकता है कोई चाय का न्योता हो सकता है, खाने का न्योता हो सकता है ना, और पार्टी का न्योता हो सकता है, बर्थडे पार्टी, वेडिंग पार्टी, कुछ भी न्योता। तो उस न्योते से पहले, उस ओकेजन से पहले, है ना, वो क्या उसके हमें क्या यूज करना है? टू का इस्तेमाल करना है। क्लियर है आपको? अब ये ओकेजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं तुझे पढ़ने के लिए इनवाइट कर रहा हूं, कोई भी ओकेजन, तो सारी उसको मैंने क्या नाम दे दिया? ओकेजन नाम दे दिया। तो उस ओकेजन से पहले हमें टू का इस्तेमाल करना है। अच्छे समझ में आ रही है? आगे देखते एग्जाम्पल। आई इनवाइट यू टू कम टू टी टूमोरो। ठीक है, तो यहां पे क्या लगेगा? अब इस क्या ओकेजन था? टी के लिए, है ना, तो यहां पे क्या लगेगा? टू आ जाएगा हमारा। क्लियर है? ही डिड नॉट इनवाइट हर टू हिज वेडिंग। ठीक है, तो यहां पे क्या इस्तेमाल होगा? टू। किस ओकेजन पे नहीं बुलाया? वेडिंग पे नहीं बुलाया। क्लियर है? वेलकम टू आर टी पार्टी, तो यहां पे क्या क्या मुद्दा है? टी पार्टी है, तो इसलिए टी पार्टी से पहले हमने क्या लगा दिया? टू लगा दिया। क्लियर है? तो इनवाइट के लिए हमेशा क्या यूज होगा? टू यूज होगा हमारा। क्लियर है? बढ़िया से रूल नंबर 20 की तरफ आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 20 क्या कहता है? लुक की पूरी पिक्चर क्लियर करता है रूल नंबर 20। क्या कहता है कि लुक जो होता है वो कई तरीके से इस्तेमाल होता है। देखो, अगर लुक के साथ एट आ रहा है तो वहां पे क्या सेंस आ रही होगी? कहीं पे देखने वाली, है ना, कहते हैं लुक एट द बोर्ड, है ना, अक्सर आपकी मैम बोलती होगी। लुक फॉर क्या देता है हमें? एक तलाशने वाली सेंस देता है। ठीक है। लुक आफ्टर देखभाल करना वाला, और लुक इनटू मतलब छानबीन करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, वो जॉब की तलाश में है। क्लियर है आपको? तो यहां पे क्या आएगा? फॉर आएगा हमारा। ठीक है। लुक एट हिम हर द बोर्ड, मतलब कुछ भी इस्तेमाल करो। लुक एट हिम, लुक एट हर, लुक एट द बोर्ड। ठीक है, मतलब कि यहां पर देखो, देखने वाली सेंस आ रही। क्लियर है? बढ़िया से। आफ्टर हिज मदर्स डेथ ही वॉज लुक्ड आफ्टर बाय हिज आंट। ठीक है, तो मतलब कि उसकी माता जी के देहांत के बाद उसकी आंटी ने उसकी देखभाल की, तो लुक आफ्टर यहां पे आएगा। क्लियर है आपको ये चीज? बढ़िया से अच्छे समझ में आ रही है? आगे देखो। द कमेटी इज लुकिंग इन टू द मैटर। ठीक है, तो जो कमेटी है वो मैटर की छानबीन कर रही है। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा? देखो, लुक एट आ रहा है तो कहीं पे देखने वाली सेंस, लुक फॉर तलाशने वाली सेंस, लुक आफ्टर देखभाल करने वाली सेंस, और लुक इनटू छानबीन करने वाली सेंस। बच्चे, ये जो अपने नोट्स है ना, ये बहुत ही इंसानी भाषा के अंदर मैंने लिखे हुए हैं, ताकि जब आप अपने रजिस्टर को पलटो ना, तो एक बार में आपको इंसानी भाषा के अंदर पूरी ग्रामर रिवाइज होती चली जाए। ठीक है, आपको लग रहा होगा यार बड़ी इजी इजी सी चीजें हैं, तो क्या हमें यही सीखना है? यही सीखना है, बट एग्जाम में क्लिक नहीं करती है। ठीक है, और ये क्लिक कब करेगी? जब आप रिवीजन करोगे अच्छे से, वो भी। ठीक है, रूल नंबर 21 की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपने नोट किया होगा। रूल नंबर 21 क्या कह रहा है भाई? दो वर्ड्स हैं हमारे, अफ्रेड और स्केर्ड। ये क्या सेंस देते हैं? डरने वाली सेंस देते हैं, है ना। तो अफ्रेड और स्केर्ड के साथ हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन लगता है हमारा, वो क्या होता है? ऑफ। और ऑफ कहां लगेगा? जिससे हम डरते हैं उससे पहले हमें ऑफ लगाना है। ठीक है, ऐसे नहीं स्केर्ड के जस्ट बाद लगा दो, ऐसे जरूरी नहीं होता, है ना। जिससे डरते हैं उससे पहले लगाना क्या? ऑफ लगाना है। क्लियर है? देखते हैं जरा। ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स। ठीक है, तो ऑफ हमने लगाया। किससे नहीं डरता वो? कुत्तों से नहीं डरता वो। क्लियर है? सेकेंड एग्जाम्पल। वेन आई एम नॉट रॉन्ग आई एम नॉट अफ्रेड या फिर स्केर्ड ऑफ एनीवन। जब मैं गलत नहीं हूं तो मैं किसी से नहीं डरता। ठीक है, तो देखो, किसी से नहीं डरता, तो ये एनीवन से पहले हमने क्या लगाया? ऑफ लगाया। ठीक है, अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहां पे, आई एम नॉट अफ्रेड, और यहां पे अक्सर आपने सुना होगा ऐसे लिखते हैं लोग, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, है ना, अफ्रेड ऑफ ऐसे करके छोड़ देते हैं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ करके, है ना, है ना। तो ये गलत है भाई। क्यों? क्योंकि ऑफ कहां लगता है? ऑफ लगता है कभी भी जिस मुद्दे की बात होगी ना, उससे पहले ही ऑफ लगेगा। ठीक है, ये सेंटेंस क्या दे रहा है? मैं नहीं डरता, तो यहां पे ये नहीं बोलोगे आप आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, नो,
आई एम नॉट अफ्रेड। क्लियर है, यहां पे कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहां पे कोई मुद्दा ही नहीं दिया हुआ। क्लियर है आपको ये पिक्चर बढ़िया से? नोट करो फिर, क्लियर है तो, और नोट करके बढ़ जाओ आगे। रूल नंबर 21, ओहो बहुत बढ़िया रूल है भाई। रूल नंबर 21 है भाई हमारा कंप्लेन का रूल। अब देखो कंप्लेन है तो ये एज अ वर्ब यहां पे यूज हो रहा है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्लेंट। थर्ड फॉर्म मतलब ईडीडी लग जाता है ना। और अगर आपको ऐसे दिख रहा है ना लिखा हुआ कंप्लेंट ऐसे करके टी लगा हुआ है, तो भाई वो अपने नाउन वाली फॉर्म के अंदर है ना। तो कंप्लेंट का क्या होता है भाई? शिकायत करना, है ना। अब देखो कंप्लेंट के साथ अगर टू आ रहा है तो यहां पे क्या क्या हो रहा है? शिकायत किसी को कर रहे हैं हम। कंप्लेंट टू, किसी को शिकायत करना। कंप्लेंट अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ करना। कंप्लेंट अबाउट मतलब किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर जो है हम कंप्लेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल के अंदर पिक्चर पूरी क्लियर है। जैसे कि द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल। तो देखो टू द प्रिंसिपल क्यों किया हमने? क्योंकि प्रिंसिपल को कंप्लेंट की हमने, है ना। प्रिंसिपल को कंप्लेंट की है अगेंस्ट द टीचर। किसके खिलाफ? टीचर के खिलाफ। किस विषय पर? अबाउट हिज मिसबिहेवियर। क्लियर है आपको ये चीज? द स्टूडेंट्स कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट द टीचर अबाउट हिज मिसबिहेवियर। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? आगे देखो सेकेंड एग्जाम्पल, देर इज अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा? कंप्लेंट के साथ तीन चीजें लगती है। कंप्लेंट के साथ अगर टू लग रहा है तो किसी को, कंप्लेंट के साथ अगेंस्ट लग रहा है तो किसी के खिलाफ, कंप्लेंट के साथ अबाउट लग रहा है तो किसी विषय पर। क्लियर है आपको बढ़िया से ये चीज? आगे चलते हैं, नोट कर लो। रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 कहता है भाई जब कभी भी एक टाइम पीरियड की बात होगी, तो इससे पहले वाले सेशन के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब कभी भी कोई टाइम पीरियड की बात होगी तो हम वहां पे इन का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर वहां पे इन नहीं दिया हुआ तो वहां पे विद इन जरूर दिया होगा, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल के अंदर एग्जामिनर इन और विद इन एक साथ नहीं देगा। इस चीज की भी ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर इन और विद इन आ रहा है तो आप जो है उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है आपको ये चीज? आगे देखते हैं, यू हैव टू फिनिश योर वर्क विद इन अ मंथ। ठीक है, तो यहां पे एक ड्यूरेशन आ गया ना कि एक महीने के अंदर अंदर आपको अपना काम खत्म करना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे क्या इस्तेमाल किया हमने? विद इन किया। छोटा सा रूल है रूल नंबर 23। कोई बहुत बड़े बड़े रूल नहीं होते हैं, ये चीज मैं आपको पहले ही कह रहा हूं, बट बहुत सारे रूल होते हैं, है ना। और अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं कि मैं एट के बारे में पहले पढ़ा दूं, बिफोर के बारे में पहले पढ़ा दूं और सारे सारे एक साथ लिखवा दूं, यार नहीं आएगा मजा। वैसे तो बुक में ही पढ़ दिया हुआ है ना, तो मैं आपको बुक सजेस्ट कर देता हूं, बुक ले लो पढ़ लो, क्या मजा आएगा? नहीं आएगा ना मजा। इंसानी भाषा के अंदर पढ़ना है और इंसानी भाषा के अंदर चीजों को समझना है, तब आते हैं मजे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 24, टाइम के साथ जो है हमें रूल नंबर 24 को सीखना है। एक टाइम वाली सेंस होती है। देखो जब कभी भी टाइम आप बता रहे हो किसी को, या टाइम की कोई बात हो रही है, और या वहां पे जो है किसी घड़ी, ठीक है, हाथ वाली घड़ी, हैंड वॉच लिखा हो, देखो वॉच लिखा हो, हैंड वॉच लिखा हो, रिस्ट वॉच लिखा हो, या फिर माय वॉच भी लिखा हो, है ना, माय वॉच, तो उसके साथ हमेशा बाय इस्तेमाल करना है। ठीक है, बाकी कोई भी घड़ी हो भाई, टेबल वाली घड़ी, दीवार वाली घड़ी, गाड़ी वाली घड़ी, मोबाइल वाली घड़ी, कोई भी घड़ी हो उसके साथ हमेशा इनका इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्या सीखा? वॉच लिखा हो, माई वॉच लिखा हो, रिस्ट वॉच लिखा हो, हैंड वॉच लिखा हो, क्या लगा दोगे? बाय लगा दोगे। बाकी कोई भी घड़ी हो, क्या लगा दोगे? इन लगा दोगे। देखते हैं जरा एग्जांपल। इट इज 10 minutes to 12 बाय माई वॉच। तो माई वॉच हो गया तो क्या लगेगा? बाय लगेगा। ठीक है, मतलब कि मेरी घड़ी के अनुसार अभी 12 बजने में 10 मिनट है। ठीक है जी, आगे देखो, वट इज द टाइम बाय योर वॉच। ठीक है, तुम्हारी घड़ी में कितना समय हो रहा है? ठीक है भाई, तो बाय लगेगा। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? आगे चलें, नोट कर लो भाई, आगे चलते हैं। रूल नंबर 25, बहुत अच्छा रूल है भाई रूल नंबर 25। अक्सर यहां पे ना फुटपाथ को लेके बड़ी कंफ्यूजन होती है, पिक्चर पूरी क्लियर कर दूंगा, देखो जरा। जब कभी भी साइड बाय साइड, है ना, किनारे वाली सेंस आती है,
जब कभी भी किनारे वाली सेंस आती है तो हमें क्या लगाना होता है उसके साथ, अलोंग लगाना होता है। ठीक है, किनारा कहीं भी दिखे अलोंग अलोंग लगा दो वहां पे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी वॉज वॉकिंग अलोंग द सी शोर। अब सी शोर क्या होता है भाई, समुद्र का किनारा है ना, तो क्या लगेगा, अलोंग लगेगा। ठीक है, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब कि वो रोड के साथ साथ, रोड के किनारे चल रहा है ना, कोई रोड के बीच में नहीं चलता। गाड़ियां जो है रोड के बीच में चलने के लिए बनी है ना, रोड के किनारे चला जाता है, तो इसका ध्यान रखना, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, है ना। लेकिन अगर वहां पे ये लिखा हो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज भी, ही वॉज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। अब देखो, मान लो मैं ड्राइंग बनाने की कोशिश करता हूं, बन जाए तो ठीक है। ये मान लेते कि ये हमारा एक रोड है, ठीक है ना। अब देखो, जो हमारी फुटपाथ बनती है, क्या वो रोड के बीच में थोड़ी ना बनती है ऐसे कि भाई ऐसे फुटपाथ बनी हुई है, ना ना, वो यहाँ यहीं बनती है ना, यहीं बनती है। और अगर कोई चल रहा है तो फुटपाथ पर चलता है ना वो, क्योंकि फुटपाथ ऑलरेडी ही रोड के किनारे में होती है। तो हमें क्या लिखना होता है, ही वॉज वॉकिंग ऑन द फुटपाथ। क्लियर है, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द फुटपाथ नहीं, फुटपाथ के भी किनारे किनारे नहीं चल रहे हो आप, है ना, फुटपाथ पे चलते हैं, लेकिन फुटपाथ ऑलरेडी रोड के किनारे पे होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो साइड बाय साइड में हमने क्या देखा कि भाई एक किनारे वाली सेंस होगी अलोंग लगाना, लेकिन फुटपाथ एक ऐसी चीज है जहां पे हमें ऑन लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि फुटपाथ तो पहले किनारे पे। क्लियर है ये चीज आपको बढ़िया से। आगे चलते हैं भाई, रूल नंबर 26, बहुत बढ़िया रूल है भाई। सफर, सफर के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन होती है, उसका हमें इस्तेमाल करना होता है कि क्या, फ्रॉम। ठीक है, बिल्कुल फिक्स्ड है, जैसे कि शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, एकदम करेक्ट सेंटेंस है। अक्सर हम एप्लीकेशन में अभी तक लिख के आए ना भाई, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो ध्यान लगा लो, फ्रॉम वहां से भी आप याद रख सकते हो, सफरिंग फ्रॉम फीवर, है ना। लेकिन बिकॉज भी क्या, एक बिकॉज हमें क्या सेंस देते हैं, एक रीजन वाली सेंस दे रहा होता है ना। तो बिकॉज के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगते, क्या लगती है, ऑफ। ठीक है, जैसे कि रीता सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा। ठीक है ना, बोलते ना बिकॉज ऑफ हर मेरा ऐसा हो गया, बिकॉज ऑफ हिम, तो बिकॉज के साथ ऑफ ही लगता है। सो बिकॉज ऑफ अस्थमा। ठीक है, रीता सफर्ड बिकॉज ऑफ अस्थमा, यहां पे बिकॉज लगा है इसलिए हमने ऑफ लगाया है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। तो रूल नंबर 26, सफर और बिकॉज का ध्यान रखना है, सफर के साथ हमेशा फ्रॉम, बिकॉज के साथ हमेशा ऑफ। पिक्चर खत्म। आगे देखो भाई, रूल नंबर 27, जो कि हम बहुत ही बढ़िया से आर्टिकल्स के अंदर भी कंप्लीट कर चुके हैं, सेम रूल है, बस देखो कितना खिल जाएगा ना, वही रूल कितना खिल जाएगा। मैं आपसे बार बार बात करता हूं कि ग्रामर ऐसे ऐसे घुसी हुई है एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के जो चैप्टर्स है वो एक दूसरे में ऐसे ऐसे बंधे हुए हैं, वो चीज धीरे 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 आपको फील होने लगेगी जैसे जैसे हम ग्रामर में आगे बढ़ते जाएंगे। रूल नंबर 27 देखो भाई, हमने क्या सीखा था आर्टिकल्स के अंदर, जब कभी भी हमें वर्ड दिए हो, कम, गो, ट्रैवल, जर्नी, है ना, और उसके साथ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिया हो, यहां पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, हमें गिवन हो कि भाई वो किससे आया, कार से आया, बस से आया, ट्रेन से आया, शिप से आया, किसी से भी आया, है ना। और अगर इस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले हमें कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ, कोई भी आर्टिकल नहीं दिया हो, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल करना है। और अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहले हमें एक आर्टिकल दिया हुआ है तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, इनका इस्तेमाल करना है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। एग्जाम्पल देखते हैं, हर हस्बैंड केम इन कार। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा है, आर्टिकल लगा हुआ है, तो इससे पहले हमें क्या इस्तेमाल करना है, इनका इस्तेमाल करना है। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, हर हस्बैंड केम बाय कार, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पे कोई भी आर्टिकल नहीं दिया हुआ, और आर्टिकल अगर नहीं दिया हुआ तो हमें किस का इस्तेमाल करना होता है, हमें बाय का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर है चीज बढ़िया से। अभी अगर आपको ये लग रहा है कि आपको बहुत समय हो गया है, तो भाई 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है, चलते हैं जी आगे। रूल नंबर 28, बहुत अच्छा रूल है भाई, अग्री करना, है ना। अब अग्री देखो, अग्री भी हम कैसे करते हैं, या तो हम किसी इंसान से, किसी पर्सन से सहमत होते हैं, है ना, या फिर हम किसी मुद्दे पे सहमत होते हैं। वो मुद्दा कैसा हो सकता है कि भाई कोई प्रपोजल हो, कोई कोई व्यू हो हमारा, है ना, तो उसको सबको मैंने मैटर नाम दे दिया, है ना। तो जब कभी भी हम
किसी पर्सन से अग्री करते हैं तो हमें क्या प्रेपोजिशन यूज करनी है, विद का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब कभी भी हम अग्री करें किसी मुद्दे पे तो हमें टू का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर है आपको ये बात बढ़िया से? एग्जाम्पल देखो फिर, ही डिड नॉट अग्री विद मी, तो यहां पे पर्सन की सेंस आ रही है कि पर्सन से अग्री नहीं करा, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, विद का इस्तेमाल करना है। और अग्री के साथ और कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं होती, सिर्फ विद और टू ही लगता है। ठीक है, जितने भी हमने सीखे हैं, मैं जो जो आपको रूल बता रहा हूं उनके साथ सिर्फ वही प्रेपोजिशंस लगती हैं और नहीं लगती। ठीक है, आई डिड नॉट अग्री टू हिज प्रपोजल, ठीक है, मैं उसके प्रपोजल से अग्री नहीं हूं, तो यहां पे आई डिड नॉट अग्री विद हिज प्रपोजल मत कर देना। ठीक है, ये कोई मुद्दा है तो क्या लगेगा, टू इस्तेमाल होगा यहां पे। क्लियर है? छोटा सा रूल है, अच्छा रूल है, नोट कर लो। आगे चलते हैं, रूल नंबर 29। देखो रूल नंबर 29 के अंदर जो फॉन्ट है उसकी बात मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं कि फॉन्ट जो होता है, मतलब शौकीन होना, तो फॉन्ट के साथ हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है, वो क्या होती है हमारी ऑफ, है ना, फॉन्ड ऑफ होना, है ना। एक वर्ड और जोड़ रहा हूं मैं इसके अंदर, फॉन्डनेस। फॉन्डनेस का मतलब होता है लगाव, किसी के प्रति लगाव, तो उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगती है, फॉर लगती है। एग्जाम्पल देखो, आई नो माया इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, माया किसकी शौकीन है, मिठाई की शौकीन है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई कैन नॉट डिनाई माई फॉन्डनेस फॉर म्यूजिक, ठीक है, मैं संगीत के प्रति मेरा जो लगाव है उससे डिनाई नहीं कर सकता। क्लियर है आपको ये चीज? तो फॉन्डनेस के साथ क्या आता है, फॉर आता है। अच्छे से समझ में आ गया? आगे देखते हैं रूल नंबर 30। अब रूल नंबर 30 के अंदर क्या है, देखो दो चीजें हैं। अगर मैं यहां पे क्या रहा हूं, आई नो हर, आपने अक्सर ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, आई नो हर, जो कि बिल्कुल ठीक है ना। अब ये क्या है, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस के अंदर है ना। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं शी इज नोन टू मी, तो ये कैसा है सेंटेंस, पैसिव वॉइस के अंदर है। तो हमने देखा कि नोन वाली सेंस आएगी तो एक्टिव के अंदर तो हमारा आर्टिकल कह रहा हूं प्रेपोजिशन इस्तेमाल होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, कोई हमारा प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन अगर वही चीज हमारी पैसिव वॉइस के अंदर लिखी हो तो वहां पे हमें क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है ना। तो देखो नोन जो है हमें दो सेंस देता है, या तो जानने वाला, मैं तुम्हें जानता हूं, शी इज नोन टू मी, है ना, ऐसे बोलते हैं ना कि शी इज नोन टू मी, मैं उसे जानता हूं। और नोन जो है किसी प्रसिद्ध चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है ना, कि दिस इज नोन फॉर दैट, है ना, वो इस चीज के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि क्या कहते हैं, अमृतसर के कुलचे कहते हैं, मेरे एकदम से स्ट्राइक हो, अमृतसर के कुलचे कहते हैं ना कि बहुत बहुत फेमस है, तो वहां पे भी हम नोन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जब कभी भी जानना वाला सेंस आएगी, है ना, जैसे कि आई नो हर, तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर हो गया। लेकिन जब कभी भी जानने वाली सेंस होगी तो वो सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस के अंदर होगा और हमें क्या इस्तेमाल करना है, टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिमिलरली कोई प्रसिद्ध चीज होगी वो भी पैसिव वॉइस के अंदर होगी और हमें क्या इस्तेमाल करना है, फॉर का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, आगरा इज नोन फॉर द ताजमहल। क्लियर है आपको? आगरा किसके लिए जाना जाता है, ताजमहल के लिए जाना जाता है, तो यहां पे क्या इस्तेमाल किया हमने, फॉर का इस्तेमाल किया। क्लियर है आपको अच्छे से? आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 31। बहुत अच्छा रूल है भाई। देखो आपने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस पढ़े होंगे ना, अगर नहीं भी ध्यान है तो मैं ध्यान दिलाता हूं आपको। देखो फिजिकल चेंज के अंदर क्या होता है, हमारी साइज और शेप जो है वो चेंज हो जाती है ना। लेकिन जो चीज है ना वो वैसी ही रहती है। जैसे कि भाई मैंने पेड़ से काट के क्या बना दिया, टेबल बना दिया, है ना। तो पेड़ में क्या थी, लकड़ी थी, अब टेबल बना, अभी भी वो लकड़ी है ना, तो ये एक तरीके का क्या है, फिजिकल चेंज है ना। लेकिन दूध से दही बन गई, तो क्या वापस से दही से दूध बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो ये क्या है, एक तरीके का केमिकल चेंज है। मतलब कि केमिकल चेंज के अंदर साइज शेप चेंज हो जाता है और नेचर भी बदल जाता है ना। तो देखो जब कभी भी किसी चीज का साइज भी बदल जाए, नेचर भी बदल जाए, तो मेड के साथ हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, फ्रॉम का इस्तेमाल करना होता है। क्लियर है ये चीज? लेकिन किसी चीज का साइज बदल गया लेकिन नेचर नहीं बदला, नेचर वही रहा, तो मेड के साथ हमें क्या इस्तेमाल करना है, ऑफ का इस्तेमाल करना है। क्या बात कर रहा हूं मैं, देखो जरा एग्जांपल, स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। अब देखो स्टील जो बनती है वो आयरन से बनती है ना।
तो अब जब स्टील बन चुकी है तो क्या मैं उसको ये कहूंगा कि ये एक आयरन है? नहीं कहूंगा ना, वो बिल्कुल चेंज हो गया, उसका नेचर बिल्कुल बदल गया है। तो यहां पे क्या आएगा? फ्रॉम इस्तेमाल होगा, मेड के साथ फ्रॉम इस्तेमाल होगा। स्टील इज मेड फ्रॉम आयरन। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ठीक है, तो यहां पे देखो टेबल क्या है? लकड़ी का बना है ना? तो टेबल अभी भी लकड़ी का ही है और पहले भी वही जो लकड़ी उसमें लगी थी वो भी लकड़ी है, तो यहां पे क्या आएगा? ऑफ का इस्तेमाल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, दही दूध से बनती है ना? तो मेड के साथ क्या आएगा? फ्रॉम आएगा यहां पे। क्लियर है? साइज और नेचर, मतलब शेप और नेचर चेंज हो रहा तो मेड के साथ फ्रॉम। शेप चेंज हो रही है, नेचर नहीं चेंज हो रहा तो मेड के साथ ऑफ। क्लियर है बढ़िया से? आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल है भैया हमारा, टाइम को समझना है हमें। जब कभी भी आपको टाइम दिया हो, ऐसे जैसे टाइम और एक और टाइम दिया हो, उसके बीच में एंड लगाओ, है ना? जैसे कि 4 PM एंड 6 PM, तो हमें क्या लगाना है? वहां पे बिटवीन का इस्तेमाल करना होगा, बिटवीन का, जब एंड दिया हो। ठीक है, और टाइम दिया हो और एक और टाइम दिया हो और उसके बीच में टू का इस्तेमाल किया हो, जैसे कि 4 PM, यहां पे हम ये कर देंगे इसको, ये मिसप्रिंट हो गया है भाई, यहां पे 2 कर देते हैं। 4 PM टू 6 PM को आपने देखा होगा ना भाई, 4 PM टू 6 PM के बीच में आके मिलना, या फिर आपने अक्सर सुना होगा 4 PM एंड 6 PM के बीच में आके मिलना, है ना? तो फ्रॉम और मतलब 4 PM से 6 PM के बीच में, है ना? और 4 PM एंड 6 PM मतलब इनके बीच में। देखो जरा ध्यान से, एंड लगा है तो क्या इस्तेमाल होगा? बिटवीन। टू लगा है तो क्या इस्तेमाल होगा? फ्रॉम। सेंटेंस पढ़ता हूं। प्लीज कम टू मी बिटवीन 4 PM एंड 6 PM। ठीक है, एंड लगा है तो बिटवीन का इस्तेमाल। प्लीज कम टू मी फ्रॉम 4 PM टू 6 PM। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? बहुत छोटा रूल है, अच्छा रूल है बहुत, मतलब अक्सर गलतियां हो जाती है यहां पे। नेक्स्ट रूल आज का हमारा सेकंड लास्ट रूल है ये। ठीक है, एक मिनट मैं चेक कर लूं। सॉरी सेकंड लास्ट रूल नहीं है, अभी और भी है, और भी है। हमारे एडिटर साहब ने और डाले हैं भाई, तो देखते हैं जरा। रूल नंबर 34 एंड 35 एक साथ देखते हैं हम। रूल नंबर 34 क्या है? ये है हमारा 34 और ये है हमारा रूल नंबर 35। रूल नंबर 34 है भाई कॉन्ग्रेचुलेट, और कॉन्ग्रेचुलेशन जब कभी भी होगी उसके साथ हमेशा ही ऑन का इस्तेमाल होता है। ये एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। ठीक है भाई, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ हमेशा ऑन होगा, जैसे कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर ऑन हर सक्सेस। ठीक है, रूल नंबर 35 देखते हैं। रूल नंबर 35 क्या कहता है भाई? जब कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर ऐसी सेंस आएगी ना, मे से वाली सेंस आएगी, तो आपको ना ही क्या कहते हैं आर देखना है, ना ही पार देखना है, सीधा थ्रो लगा देना है ना, मे से। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, द ट्रेन पास थ्रू आर टनल। ट्रेन कहां से निकली? किस में से निकली? टनल में से निकली, है ना? द ट्रेन पास थ्रू अ टनल। आई हैड टू पास थ्रू अ फॉरेस्ट टू रीच हिज हाउस। ठीक है, मुझे जंगल में से जाना पड़ा उसके घर पहुंचने के लिए, है ना? तो अब देखो, जंगल अगर क्रॉस करना है तो जंगल के ऊपर से तो जाएंगे नहीं, है ना? प्लेन होगी तो वो बात अलग है। ठीक है, जंगल के साइड में से नहीं जाएंगे, जंगल में से जा रहे हैं ना, में से, तो यहां पे क्या इस्तेमाल करना है? थ्रू इस्तेमाल करना है। क्लियर है? रूल नंबर 35। अच्छा जी, आगे देखते हैं। सॉरी, रूल नंबर 34 था वो। रूल नंबर 35 देखते हैं भाई। कम फ्रॉम और कम ऑफ बहुत अच्छी चीजें हैं भाई ये। देखो, जब कभी भी कोई किसी प्लेस से आ रहा होता है तो हमें कम के साथ क्या लगाना है? फ्रॉम का इस्तेमाल करना होता है। मुझे पता है थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट भैया जी और बहना जी, हमें कोर्स भी कंप्लीट करना है, और इतना तो भाई मतलब छोटे छोटे रूल है। अब इसके अंदर भी अगर आप आलस करोगे कि यार ये तो चीजें मुझे आती है, क्यों लिखूं, बहुत लेंदी लग रहा है, बहुत कुछ लिख लिया, इतने सारे रूल लिख लिए, आप नहीं लिख रहे तो यकीन मानो कोई और ज़रूर लिख रहा है। ठीक है, और सीट के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, अभी हम टॉपिक से डेविएट हो जाएंगे, मतलब बहुत कंपटीशन है भाई, तो झोंक दो खुद को। रूल नंबर 35 देखो, जब कभी भी किसी प्लेस से आने वाली सेंस होती है तो हमें कम के साथ फ्रॉम लगाना होता है। क्लियर है? जब कभी भी कम ऑफ लगा होता है ना, कम ऑफ, तो ये एक फ्रेजल वर्ब होती है हमारी,
जो कि सेंस देती है हमें कि वो चीज जो है किसी से बिलोंग कर रही है। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले वाला एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं। माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दुबई। अब फ्रॉम दिल्ली भी निकल गया तो कोई बात नहीं, वो कहां से आया, दुबई से आया, तो किसी प्लेस से आया तो हमने क्या इस्तेमाल किया, फ्रॉम का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, तो यहां पे कम्स ऑफ ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जो कि कह रहा है कि वो एक नोबल फैमिली से, एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। ठीक है, बात आ रही समझ में? तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। कम ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होता है हमारा। चलो आज ये लास्ट रूल करते हैं हम, रूल नंबर 36। आगे और भी होंगे बट कोई बात नहीं, इतना ही करते हैं। मैं आपका दर्द समझ रहा हूं, ठीक है। देखो भाई, जब कभी भी कोई सब्जेक्ट होगा, है ना, और उस सब्जेक्ट में कोई पढ़ने वाली सेंस आएगी, है ना, स्टडी करने वाली सेंस आएगी, रीड करने वाली सेंस आएगी, या उस पर कोई रिसर्च करने वाली सेंस आएगी, तो हमेशा ही हमें क्या लगाना है, ऑन लगाना है। जैसे कि आई वॉन्ट टू रीड बुक्स ऑन हिस्ट्री, ठीक है, मैं हिस्ट्री की किताबें पढ़ना चाहता हूं, तो ऑन हिस्ट्री होगा यहां पे। आई वॉन्ट टू रीड बुक्स ऑन हिस्ट्री, ठीक है। तो अब देख लेना, जब कभी भी आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेना, वहां पे कभी भी कोई रिसर्च वाली होगी ना कि इसने इस पे रिसर्च कर ली, तो उस मुद्दे से पहले ऑन लगा होगा, है ना, कि किस पे रिसर्च करी, वहां पे ऑन लगा होता है। तभी मैं आपको कह रहा हूं कि बच्चा लोग रीडिंग करते रहो, रीडिंग की हैबिट डालो, बहुत जरूरी है। आप नहीं डाल रहे तो यकीन मान लो आपके पेपर में आरसी के अंदर कोई नया चमत्कार नहीं होगा। अभी से इस ब्रेन को आदत डालोगे तो बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म करोगे आप अपने एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलता हूं आपसे आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रिंस एकेडमी पर। तो भाई, आज हमारा प्रेपोजिशन का ये लास्ट सेशन होने वाला है, और ये सेशन थोड़ा सा लंबा ज़रूर रहेगा। तो आप इसको दो पार्ट्स में चाहें तो दो पार्ट्स में देखिएगा, या फिर आप लोग अच्छे से खाना वगैरह खाकर बैठकर और तसल्ली से पूरा निपटाइएगा, ठीक है। सो इट्स ऑल योर कॉल, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। चलता हूं मैं बिना समय वेस्ट किए आगे। रूल नंबर 36 तक हम इससे पिछले वाले सेशन के अंदर बात कर चुके थे, और अगर आपने वाला सेशन नहीं देखा है तो भाई पहले वाला सेशन आप जरूर निपटा लेना, तभी आप इस वाले सेशन की तरफ आगे बढ़िएगा। रूल नंबर 37 क्या कहता है हमारा, पेमेंट के बारे में हमें जानना है भाई। अब पेमेंट है वो हम कैसे कर सकते हैं, या तो हम कैश करेंगे पेमेंट, है ना, या फिर हम जो है किसी माध्यम से करेंगे, किसी मोड से करेंगे। या तो हम चेक के थ्रू करेंगे, ये भी एक मोड हो गया, कार्ड के थ्रू करेंगे, मोड हो गया, या हम डिजिटली करेंगे तो ये भी एक तरीके का मोड ही हो गया। और या फिर हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर करेंसी के अंदर करेंगे, बोलते हैं ना कि पे इन डॉलर्स, है ना, ऐसे करके। तो किसी पर्टिकुलर करेंसी के अंदर अगर हम पेमेंट करेंगे तो करेंसी में हमें क्या इस्तेमाल करना है, इन का इस्तेमाल करना है। प्रेपोजिशन हमारा इन इस्तेमाल होगा। जब कभी भी हम किसी मोड से पेमेंट करते हैं तो वहां पर बाय का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जब कभी भी हम कैश में करते हैं तो इन का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। यू कैन पे, अब देखो बाय, यू कैन पे बाय चेक, या फिर कार्ड लिखा हो या पेटीएम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। यू कैन पे बाय चेक, यू कैन पे बाय कार्ड, यू कैन पे बाय पेटीएम। क्लियर है आपको ये चीज? आगे देखो, यू कैन पे इन रूपी, ठीक है। आप अब ये क्या हो गया, एक रूपी कैसे होगी, करेंसी होगी ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इन का इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर है आपको बढ़िया से? पेमेंट, कैश, मोड और करेंसी। कैश और करेंसी आपको लगभग सेम ही लगेंगी ये चीजें, कि इन लगेगा, और मोड, कोई मोड के थ्रू अगर हम पेमेंट करें तो बाय लगेगा। क्लियर है? रूल नंबर 38 की तरफ प्रस्थान करते हैं हम। आज का सेशन यकीनन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा होने वाला है, तो आप लोग इस चीज को दिमाग में जरूर रखिएगा। रूल नंबर 38, एंग्री। अब जैसे हमने अग्री पढ़ा था ना, वैसे ही सेम तरीके से हमारा एंग्री भी होता है। अब देखो, एंग्री होंगे या तो हम किसी इंसान से एंग्री होंगे, गुस्सा होंगे, है ना, या फिर हम किसी मुद्दे पे गुस्सा होंगे। तो जब कभी भी हम किसी पर्सन से एंग्री होंगे तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, विद यूज करना है। जब कभी भी हम किसी मुद्दे पर गुस्सा होते हैं तो हमें क्या यूज करना है, एट का इस्तेमाल करना होता है।
ठीक है, इसके अलावा और कोई एंग्री के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगती है। एग्जाम्पल देखते हैं, आर यू स्टिल एंग्री वट आई सेड। तो देखो ये आई सेड क्या हो गया, वो किससे गुस्सा है, मतलब कि जो कहा है मैंने, तो क्या जो कहा है वो क्या एक तरीके का मुद्दा हो गया ना, एक मैटर हो गया। सो आर यू स्टिल एंग्री एट वट आई सेड, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज एंग्री विद मी, है ना, वो मुझसे गुस्सा, तो मुझसे मतलब मैं पर्सन हूं एक, तो ही इज एंग्री विद मी। क्लियर आपको ये चीज बढ़िया से। रूल नंबर 38। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 39, आस्क। अब आस्क क्या है, देखो ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है। आस्क या तो पूछने की सेंस में इस्तेमाल होगा या फिर मांगने की सेंस में भी इस्तेमाल होता है आस्क। अगर पूछने की सेंस में होगा तो हमें कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है, और मांगने की सेंस में होता है तो हमें फॉर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि ही आस्क्ड फॉर हेल्प, ठीक है, उसने हेल्प के लिए पूछा नहीं, मांगी है उसने, है ना। ही आस्क्ड फॉर हेल्प, यहां पे क्या लगेगा, फॉर लगेगा, ठीक है। आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है, तो यहां पे कोई भी प्रेपोजिशन मैंने इस्तेमाल नहीं की है, ठीक है। सो आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। छोटे छोटे रूल है, हर बार कह रहा हूं प्रेपोजिशन के अंदर छोटे छोटे रूल है, पर रूल ज्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 40, विश्वास का रूल है ये, विश्वास का नियम। अब विश्वास के लिए क्या क्या वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, बिलीव, है ना, ट्रस्ट, फेथ। तो इनके लिए एक ही प्रेपोजिशन है, फिक्स्ड है वो, इन, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा अक्सर, बिलीव इन गॉड, है ना, आई डोंट बिलीव इन हिम, ठीक है, हैव फेथ इन गॉड। क्लियर है आपको। तो विश्वास वाली सेंस जब कभी भी आएगी, कौन सी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे हम करेंगे इन का इस्तेमाल। क्लियर है बढ़िया से। आगे चलते हैं, रूल नंबर 41, नोट कर लेना भाई, बीवेयर, है ना। बीवेयर के लिए भी हमारी फिक्स, देखो बीवेयर का मतलब होता है सावधान होना, सुना होगा ना, बीवेयर ऑफ डॉग्स, है ना। सो इसके लिए एक फिक्स प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है ऑफ। सो आपने सुना होगा, बीवेयर ऑफ थीव्स, चोर से सावधान रहे, बीवेयर ऑफ डॉग्स, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, है ना, जो जेब कतरे होते हैं। सो बीवेयर के साथ क्या लगता है, हमेशा ऑफ लगता है। क्लियर है बढ़िया से। आगे चलते हैं, रूल नंबर 42। रूल नंबर 42 क्या कहता है भाई, हमें क्लोज को समझना है भाई हमें। अब क्लोज भी हमारा देखो दो तरीके से इस्तेमाल होता है। क्लोज का सेंस आता है या तो बंद, है ना, और जब कभी भी बंद वाली सेंस होती है सो हमें कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करना होता वहां पे, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, क्लोज का हमारा सेंस आता है नजदीक वाला, है ना, क्लोज टू माई होम, या फिर नेक्स्ट भी कह लो, अपोजिट कह लो। तो इनके साथ क्या इस्तेमाल होता है भाई, प्रेपोजिशन हमारी टू इस्तेमाल होती है। जैसे कि देयर इज अ टेम्पल क्लोज टू माई हाउस, ठीक है, एक मंदिर मेरे घर के नजदीक है, नजदीक वाली सेंस आ रही है। ही केम एंड सेट क्लोज टू मी, या फिर आप कह लो ही केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, या फिर ही केम एंड सेट अपोजिट टू मी, मतलब कि वो मेरे नजदीक आके बैठा, ठीक है। तो यहां पे क्या इस्तेमाल हुआ, टू का इस्तेमाल किया हमने। क्लियर है बढ़िया से, अच्छे से, बहुत ही प्यारा रूल है ये। रूल नंबर 43 की तरफ प्रस्थान करते हैं हम। बिकॉज हमने पहले सीखा था, बिकॉज के साथ हमेशा ही क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। एक चीज और जाननी है हमें, बिकॉज हमें क्या सेंस देता है, रीजन की, कारण बताता है। यही सेम सेंस हमें क्या देता है, ड्यू, मतलब ड्यू टू, तो एक पूरा ही लगता है ये ड्यू टू, तो हमें क्या सेंस देता है, वो कारण वाली। जैसे कि शी डिडंट कम ड्यू टू इलनेस, तो ड्यू टू इलनेस। क्लियर है आपको ये चीज। दे डिडंट प्ले ड्यू टू बैड वेदर, ठीक है, या फिर बैड वेदर कंडीशंस। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। सो हमने क्या देखा, बिकॉज और ड्यू टू क्या सेंस देते हैं, कारण। बिकॉज के साथ क्या लगता है, ऑफ, और ड्यू टू होता है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। आगे चलते हैं, रूल नंबर 44। जब कभी भी आपको एक वफादारी वाली सेंस आएगी ना, जैसे कि फेथफुल होना, लॉयल होना, ऑनेस्ट होना, डेडिकेटेड होना, तो इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होती है, वो होती है हमारी टू। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, हिज वाइफ
इज फेथफुल टू हर हस्बैंड, मतलब कि उसकी बीवी उसके हस्बैंड के लिए बहुत ही वफादार है ना। सो क्या इस्तेमाल होगा, टू इस्तेमाल होगा। क्लियर है आपको ये चीज। आगे देखो, ही इज डेडिकेटेड टू हर स्टडीज, ठीक है, वो अपनी स्टडीज के प्रति डेडिकेटेड है वो बहुत ज्यादा, तो टू आएगा। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड बी लॉयल टू आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री के लिए वफादार होना चाहिए, राइट। द न्यू मेयर इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग स्कूल्स, ठीक है, जो नया मेयर है वो किसके लिए डेडिकेटेड है, स्कूल को सुधारने के लिए, ठीक है। क्लियर आपको ये चीज बढ़िया से। आगे चलते हैं, मुझे उम्मीद है आप नोट कर रहे हो, अच्छे से नोट कर रहे हो, तभी आप प्रॉपर आगे बढ़ रहे हो। और यकीन मानो आपको ये चीज फील हो रही होगी कि हमारे नोट्स सच में ही बहुत ही सरल भाषा के अंदर लिखे हुए हैं। किताबी भाषा से पढ़ाने का मुझे कोई मजा नहीं आता, मतलब किताब से पढ़ाने का क्या मतलब है, आप खुद पढ़ लोगे अगर किताब से ही पढ़ना है तो, है ना। सो इन नोट्स को प्रॉपर अरेंज करके रखो, अच्छे से बना के चलो। वो जो मोटा वाला रजिस्टर मैंने आपको बोला है, आपको वो चीज़ फील हो रही होगी कि क्यों मैंने आपको बोला है वो एक मोटा रजिस्टर लगाने के लिए और नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। रूल नंबर 45, देखो, स्माइल करना, लाफ करना, है ना, हंसना, चिल्लाना, स्क्रीम करना, येल करना, क्राई करना, है ना, चीखना, क्राई करना और बार्क करना, इनके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन हमारी यूज होती है एट। जैसे कि वी लाव्ड एट सुमित, वी स्माइल्ड एट सुमित, वी शाउटेड एट सुमित, ठीक है। या फिर डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। सो स्माइल, लाफ, शाउट, स्क्रीम, येल, क्राई, बार्क क्या लगता है, एट लगता है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। आगे चलते हैं, रूल नंबर 46। रूल नंबर 46 बहुत अच्छा है और उसके अंदर बहुत ही एक अच्छी चीज है हमारी सीखने वाली। प्राउड वर्ड का हमें पता है, प्राउड वर्ड का मतलब होता है गर्व करना या फिर घमंड करना, है ना। और इसके लिए एक फिक्स प्रेपोजिशन इस्तेमाल की जाती है जो कि होती है ऑफ। क्लियर है। वहीं एक वर्ड और लिखा होता है जो कि अक्सर समझ में नहीं आता, प्राइड। प्राइड का मतलब होता है घमंड, है ना। और घमंड, जो प्राइड हमारा वर्ड है, इसके साथ एक प्रेपोजिशन यूज होती है हमेशा, क्या, इन का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज प्राउड ऑफ हिज बंगलो, ऑफ हिज बिग बंगलो, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज। सेकेंड वर्ड, सेकेंड सेंटेंस अगर मैं आपको समझाऊं, और ये अक्सर ना समझ में नहीं आता, मतलब पकड़ ही नहीं पाते। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। अब ये बोलो कि भाई क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है उसको उसकी सुंदरता पर घमंड है। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। नोट कर लिया आपने, नोट करके ही आगे बढ़ना, वीडियो को पॉज करते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। आगे चलते हैं, रूल नंबर 47। रूल नंबर 47 हमारा है या तो निर्भर होना, भरोसा करना, इस ये वाली सेंस आएगी। तो देखो, डिपेंड होना, निर्भर होना, रिलाय होना, काउंट होना। काउंट होना जो है गिनना, एक सेंस होती है कि काउंट कर रहे गिनना। बाकी काउंट होना भी एक निर्भर होना या भरोसा करना भी काउंट के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो इसके लिए एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होते हैं ऑन। एग्जाम्पल देखते हैं, वी शुड नॉट रिलाय ऑन आवर फ्रेंड्स, हमें अपने फ्रेंड्स पे रिलाय नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी कुछ दोस्त होते हैं, बाकी बहुत अच्छे होते हैं, मतलब एक जनरल सेंटेंस मैंने बना दिया ये, तो ऐसे कुछ मतलब दिल पे मत लेना कि अरे मेरे दोस्त तो बहुत अच्छे हैं ना, ऐसे मुझे पता है आपके दोस्त अच्छे हैं, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, कैन आई काउंट ऑन यू, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूं। तो यहाँ पे ये काउंट कैसे इस्तेमाल हो रहा है, गिनने वाले सेंस में, क्या मैं आपको गिन सकता हूं, ना, क्या मैं आप पे भरोसा कर सकता हूं। तो क्या प्रेपोजिशन यूज होगी, ऑन इस्तेमाल होगा, कैन आई काउंट ऑन यू। क्लियर आपको ये चीज बढ़िया से। आगे चलते हैं, रूल नंबर 48, रिप्लाई और आंसर्स। अब देखो, आंसर्स दिए जाते हैं सवालों के, रिप्लाई किया जाता है जैसे ईमेल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, है ना, फेसबुक पे आप मैसेंजर, तो ये सारी चीजें रिप्लाई की होती है। बट अच्छी बात ये है कि इनके साथ हमेशा ही एक फिक्स प्रेपोजिशन यूज होता है जो कि होता है टू। सेंटेंस देखते हैं, ही डिडंट रिप्लाई टू माई लेटर्स, उसने मेरे लेटर्स का कोई रिप्लाई नहीं किया, ठीक है।
ही डिडंट आंसर टू माई क्वेश्चन, ठीक है, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्लियर है आपको ये चीज? बढ़िया से नोट कर ली है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 49, काफी अच्छा रूल है भाई रूल नंबर 49 हमारा। एम। अब अगर मैं एम की बात करूं तो एम जो है दो तरीके से इस्तेमाल होता है। या तो ये एज अ नाउन इस्तेमाल होगा कि लक्ष्य, मेरा ये लक्ष्य है ना, या फिर ये एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है। वर्ब के लिए इस्तेमाल होता है तो ये सेंस क्या देता है? लक्ष्य रखना। तो जब कभी भी लक्ष्य रखना वाला सेंस आएगा तो हमें क्या प्रेपोजिशन यूज करना है? एट। और जब कभी भी एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा होगा तो वहां पे हमें ऑफ का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि ही ऑलवेज एम्स, उसका लक्ष्य होता है, देखो लक्ष्य रखता है वो, ही ऑलवेज एम्स एट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। उसका हमेशा से लक्ष्य यही होता है कि वो अपने बिजनेस से मुनाफा कमाए। ठीक है, तो ये एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। आगे देखते हैं, द एम ऑफ माई लाइफ। तो ये क्या हो गया? यहां पे एम एज अ नाउन यूज हो रहा है ना। द एम ऑफ, देखो क्या लग गया? ऑफ माई लाइफ इज टू बिकम अ टीचर। क्लियर है? मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है? एक टीचर बनना। क्लियर आपको अच्छे से? बढ़िया से ये चीज। आगे चलते हैं, नोट करते रहिएगा भाई। रूल नंबर 50 बहुत ही छोटा रूल है। अब रूल नंबर 50 ऐसे चलेगा इस डायरेक्शन में, जब कभी भी कलर की बात होती है तो कलर के साथ हमें कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं? इन का इस्तेमाल करते हैं हम। क्लियर है? एग्जाम्पल लिखते हैं, राइट योर रोल नंबर इन ब्लू इंक। ठीक है, नीली स्याही से आपको आपका रोल नंबर लिखना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, शी वॉज ड्रेस्ड इन ब्लैक साड़ी। वो ब्लैक साड़ी के अंदर, मतलब उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। क्लियर है आपको ये चीज? बढ़िया से आगे चलते हैं। रूल नंबर 51, भाई अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपने रूल नोट कर लिए हैं अभी, तो यू कैन टेक अ पॉज। अभी अभी एक पॉज ले लो, ब्रेक ले लो, और 5-10 मिनट बाद पानी वगैरह पी के अच्छे से फिर से बैठ जाओ। ठीक है, तो जिसने ब्रेक लिया है, मुझे उम्मीद है कि आप अब वापस अच्छे से आ गए हो, माइंड को प्रिपेयर करके। चलते हैं अब हम आगे। एक्यूज और एक्यूट। देखो एक्यूज का मतलब होता है दोष लगाना, है ना, और एक्विट का मतलब होता है किसी को दोष मुक्त कर देना, है ना, एक्सकल्पेट कर देना, किसी को दोष मुक्त कर देना, एक्विट। ठीक है भाई, आप लोग अगर यूट्यूब पे जो डेली हमारे वोकैब शो आ रहे हैं ना, उन वोकैब शो को भी देखते रहना, है ना, ताकि वो सारे जो वर्ड्स हैं वो नॉर्मन लुइस, हमारा टारगेट क्या है? नॉर्मन लुइस और हमारे प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करना। वो सब कुछ आपका कवर होता जाएगा उसमें भी। तो उनको ऐसे मत छोड़ना कि वो जो है भाई यूट्यूब पे आ रहे तो मैं क्यों देखूं, मेरे को तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे बिल्कुल मिलेगा, बट उनको भी नहीं छोड़ना है हमें। क्लियर है? आगे देखो, एक्विट और एक्विज, इसके साथ क्या, एक्यूज सॉरी, इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल होते हैं? ऑफ। जैसे कि ही वॉज एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ ब्राइबरी। ठीक है, उस पर कौन सा चार्ज लगाया गया? उस पर ब्राइबरी का चार्ज लगाया गया। क्लियर है? तो ऑफ का इस्तेमाल होगा। छोटू, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक्विट, एक्विट इस्तेमाल हो रहा है ना, तो दोष मुक्त किया गया उसको, है ना। सो दोष मुक्त किया गया किसके लिए? ब्राइबरी का जो चार्ज लगा था उससे दोष मुक्त किया गया है। तो प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल होगी? ऑफ। छोटू वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर। तो छोटू पे कौन सा चार्ज लगा है भाई? मर्डर का चार्ज लगा है। तो प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल हो जाएगी? ऑफ इसका हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 52 बहुत अच्छा है भाई। श्योर होना या एश्योर करना, मतलब श्योर होना कि मुझे विश्वास है, और एश्योर करना दूसरे को मतलब भरोसा दिलाना, है ना। तो उसके लिए एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल होते हैं क्या? ऑफ। एग्जाम्पल लिखते हैं, ही एश्योर्ड मी ऑफ हिज फुल सपोर्ट। उसने मुझे उसके सपोर्ट का विश्वास दिलाया, है ना। आश्वासन कहते हैं, आश्वासन करना, है ना। आई एम श्योर ऑफ माई सक्सेस इन दिस एग्जाम। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस एग्जाम में सफलता हासिल करूंगा। क्लियर है? तो श्योर एश्योर के साथ क्या लगना है हमारा? ऑफ लगना है। क्लियर है ये चीज? बढ़िया से आगे चलते हैं। रूल नंबर 53, दो वर्ड्स होते हैं भाई हमारे, बोस्ट और ब्रैग।
बोस्ट और ब्रैग का क्या मतलब होता है? डींगे मार देना, है ना। बड़े देखोगे ना आपने लोगों को डींगे मारते कुछ लोग, तो उनके साथ प्रेपोजिशंस क्या लगती है हमारी? ऑफ का इस्तेमाल होता है। जैसे कि ही ऑलवेज बोस्ट ऑफ हिज रिचनेस, वो अपनी अमीरी की हमेशा डींगे मारता है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? अगर मैं यहाँ पे ब्रैग भी लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर है? रूल नंबर 53। आगे चलते हैं, रूल नंबर 54। अब देखो, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? मतलब कि आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हो, वहां पे आपने कुछ वर्ड पढ़ा, बट वहां पे उस वर्ड का जो मीनिंग है वो मैच नहीं हो रहा, तो मतलब कि वहां पर वो वर्ड एज अ फ्रेजल वर्ब काम कर रहा है। जैसे कि देखते हैं, ब्रेक इनटू क्या है? एक तरीके के फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सेंध लगाना या जबरदस्ती कर देना, है ना, ब्रेक इनटू। सो अब यहां पे देखो, मैं सेंटेंस रीड करता हूं। आवर हाउस वॉज ब्रोकन इनटू। अभी आपको क्या पता चल रहा है? हाउस के टुकड़ों के मतलब घर तोड़ दिया, ऐसा ऐसा लग रहा है ना आपको? आगे सेंटेंस देखता हूं, पढ़ता हूं। आवर हाउस वॉज ब्रोकन इनटू अ फ्यू डेज अगो बट नथिंग वॉज स्टोलन, है ना, कुछ चुराया नहीं गया। तो यहाँ पे चुराने वाली सेंस है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो ब्रोकन है, अब ये ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है ना, तो यहाँ पे ये ब्रोकन इनटू जो है एज अ फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है, मतलब कि हम कुछ दिन पहले सेंध लगाई गई हमारे घर पर कुछ भी चोरी नहीं हुआ। क्लियर है आपको ये चीज? तो ब्रेक इनटू एज अ फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है सेंध लगाना। क्लियर है आपको बढ़िया से? रूल नंबर 55 की तरफ प्रस्थान करते हैं अब हम। चार्ज। अब चार्ज भी हमारा दो तरीके से इस्तेमाल होता है। चार्ज हमारा अगर नाउन इस्तेमाल हो रहा है तो उसका मतलब होता है आरोप। ठीक है, और उसके साथ प्रेपोजिशन क्या हुई होती है? ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है ना। चार्ज अगर एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें क्या लगेगा? उसका सेंस निकलता है आरोप लगाना, है ना। और उसके लिए हम प्रेपोजिशन क्या यूज करते हैं? विद का हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुई आपकी बात अच्छे से? सेंटेंस देखते हैं। ही वॉज चार्ज विद रॉबरी एंड मर्डर। तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगा? मर्डर और रॉबरी का, तो यहां पे विद लगेगा क्योंकि ये जो चार्ज है एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहा है यहां पे। क्लियर है आपको बढ़िया से? आगे चलते हैं बच्चे, नोट करते रहना तभी आगे बढ़ना। रूल नंबर 56, डील को समझना है अब हमें। देखो, डील होती है कि भाई एक तरीके से आप व्यवहार के तौर पे डील करते हो, है ना, कि ये मेरा व्यवहार ऐसा है कि मैं लोगों को ऐसे डील करता हूं, है ना। या फिर आप डील कहां करते हो? बिजनेस में भी करते हो। तो जब कभी भी आप डील का इस्तेमाल एज अ बिहेवियर होगा तो वहां पे प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल होगी? विद। डील का इस्तेमाल जब कभी भी बिजनेस में होगा तो प्रेपोजिशन इन यूज होगी। क्लियर है आपको ये चीज? एग्जाम्पल देखते हैं। ही डील्स विद एवरीवन इन अ वेरी पोलाइट वे। तो पोलाइट वे एक बिहेवियर की बात हो रही है यहां पे। तो किस तरीके से डील करता है? पोलाइट वे में। तो यहां पे डील्स विद, बिहेवियर की बात होगी तो क्या लगेगा? विद लगेगा यहां पे। क्लियर है आपको? हिज फादर डील्स इन फूड ग्रेन्स। तो फूड ग्रेन्स, अब देखो फूड ग्रेन्स में क्या करते हैं? सौदा करते हैं ना, तो एक तरीके का क्या हो गया? बिजनेस हो गया ये, है ना। तो बिजनेस के साथ हमेशा क्या लगेगा? इन लगेगा। तो हिज फादर डील्स इन फूड ग्रेन्स। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? आगे चलते हैं, रूल नंबर 57, पार्ट। अब पार्ट को जानना है हमें। अब पार्ट दो तरीके से इस्तेमाल होता है। पार्ट जो है या तो आपको सेंस देगा कि आप किसी से अलग हो रहे हो, है ना, या फिर पार्ट हमें क्या सेंस देता है? हिस्सा। अलग होने वाले सेंस जब कभी भी देगा तो पार्ट एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है, और जब कभी भी एक हिस्सा वाली सेंस देगा तो वर्ब, वहां पे हमारा जो पार्ट है एज अ नाउन इस्तेमाल होता है। अब देखो, अगर अलग हो रहे हैं तो अलग में दो चीजों से अलग होऊंगा, या तो मैं किसी पर्सन से अलग होऊंगा या फिर मैं किसी मुद्दे से अलग होऊंगा, है ना। बोलता भाई मैं इस मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहता, मैं इस मुद्दे से अलग हूं, है ना। तो जब कभी भी पर्सन से अलग होंगे तो क्या इस्तेमाल होता है? फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं हम। और जब कभी भी हम किसी मुद्दे से अलग होते हैं तो हम विद का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? और जब कभी भी एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाता है तो हम वहां पे ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अ ग्रीडी मैन कैन नॉट पार्ट विद हिज मनी। तो देखो, एक लालची आदमी पैसों से अलग नहीं हो सकता। तो यहां पे मनी क्या है? एक तरीके का मैटर है ना। तो यहां पे क्या इस्तेमाल होगा? विद का इस्तेमाल होगा।
क्लियर है, क्योंकि अलग होने वाली सेंस आ रही है ना यहाँ पे। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। इन दिस चैप्टर दिस चैप्टर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर सिलेबस, ऑफ योर सिलेबस, या आर सिलेबस कर लो, योर सिलेबस, कुछ मैटर नहीं करता है ना। तो देखो यहाँ पर क्या एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है ये, कि ये जो चैप्टर है हमारे सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हिस्सा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑफ का इस्तेमाल होगा। क्लियर है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एज हर हस्बैंड ट्रीटेड हर क्रूअली शी पार्टेड फ्रॉम हिम। तो यहां पर देखो क्या है, अलग होने वाली सेंस आ रही है। अब अलग किससे हो रही है, एक पर्सन से अलग हो रही है, तो हमें क्या इस्तेमाल करना है, फ्रॉम का इस्तेमाल करना होगा। क्लियर है ये चीज बढ़िया से, आपको आपने अच्छे से नोट किया होगा इसको। आगे चलते हैं। रूल नंबर 58, हैबिट की बात करते हैं। अब हैबिट कह लो एडिक्टेड का मतलब होता है भाई लत लगना, है ना। सो हैबिट जब कभी भी हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे एक फिक्स प्रेपोजिशन होती है ऑफ, ठीक है। जैसे सुना होगा आई एम हैबिचुअल ऑफ दिस, है ना, आई एम हैबिचुअल ऑफ ड्रिंकिंग, ऐसे करके। और एडिक्टेड होता है उसके साथ प्रेपोजिशन लगती है हमारी टू। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एडिक्टेड टू कॉफी, सो एडिक्टेड टू कॉफी। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से, नोट कर लिया है आपने। आगे चलते हैं। रूल नंबर 59, फेमिलियर। अब फेमिलियर जो है वो एक परिचित वाली है ना, कि मैं इससे फेमिलियर हूं। अब फेमिलियर होगा तो या तो वो किसी पर्सन से फेमिलियर होगा, या वो किसी सिचुएशन से फेमिलियर होगा, या फिर वो किसी एरिया से फेमिलियर होगा। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। तो जब कभी भी किसी पर्सन से फेमिलियर होती है तो वहां पे प्रेपोजिशन टू आता है, और जब कभी भी हम किसी एरिया से, किसी सिचुएशन से फैमिलियर होते हैं, सो वी हैव टू यूज विद। क्लियर है। एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू फैमिलियर टू द ऑथर ऑफ दिस नॉवल। तो यहां पे टू क्यों आ रहा है, क्योंकि नॉवल के पर्सन वाली बात हो रही है, तो इसलिए यहां पे टू का इस्तेमाल लगेगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एज आई एम न्यू इन द सिटी, आई एम लेस फैमिलियर विद द रोड्स हेयर, है ना। सो यहां पे विद क्यों लगा, क्योंकि एक एरिया की बात हो रही है ना। सो यहां पे विद लगेगा। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। आगे चलते हैं। रूल नंबर 60, भाई आपको बता दूं हमारे अप्रॉक्स इस चैप्टर के अंदर 72 और आई गेस 73 कुछ रूल्स मैंने बनाए हैं। अभी हम 60 पर पहुंचे हैं, और इसी लेक्चर के अंदर हम प्रॉपर 70 तक, 73 जितने भी हैं पूरे कवर करेंगे। आगे चलते हैं। संतुष्ट होना। मैं बार बार आपको एक चीज कह रहा हूं कि भाई रूल बहुत बड़े नहीं है पर बहुत सारे हैं, है ना। अब संतुष्ट होने वाली सेंस की अगर मैं बात करूं तो सैटिस्फाइड होना, कंटेंटेड होना, है ना। तो ये क्या होता है, एक संतुष्ट होने वाली सेंस देता है, तो इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या इस्तेमाल होती है, विद। एग्जाम्पल देखते हैं। He is that sort of person who is always contented with with what he has। तो वो इस तरीके का पर्सन है भाई, मतलब उसके पास जो भी है, जितना भी है, वो उसमें संतुष्ट रहता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, विद का इस्तेमाल होगा, है ना। कंटेंटेड मतलब संतुष्ट होना। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई एम सैटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस। मैं उसकी इनोसेंस से सैटिस्फाइड हूं। क्लियर है आपको ये चीज, संतुष्ट होने वाली सेंस। आगे चलते हैं। रूल नंबर 65 61 65 मुंह से निकल रहा था और 1 एकदम आंख ने देखा, तो 5 और 1 एक साथ मिक्स होके निकल गया, वाह सॉरी। आगे देखते हैं भाई। फर्निश्ड। अब फर्निश्ड का मतलब होता है सुविधा युक्त होना, है ना। जैसे कि आपने देखो ना, वेल फर्निश्ड हो मतलब कि सारी सुविधाएं हैं उसके अंदर। तो इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है विद। देखते हैं जरा। दिस अपार्टमेंट इज फर्निश्ड विद अ बार एंड सम टूल्स। फर्निश्ड विद अ बार, उसमें एक बार भी है और टूल्स भी हैं, कुछ टूल्स भी हैं। क्लियर है। तो ये क्या है, एक तरीके की सुविधा हो गई वहां पर, है ना। वरना अक्सर बार्स वगैरह का होते हैं जो एक्चुअल हमें बाहर जाना होता है, पर उस अपार्टमेंट के अंदर बार और कुछ टूल्स की सुविधा है। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। आगे चलते हैं। रूल नंबर 62 कोप। बहुत अच्छा रूल है भाई, अक्सर यहाँ पे ना गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कोप का मतलब होता है तालमेल रखना, है ना। अब देखो, जब कभी भी कोप विद लगाते हैं हम,
तो वो क्या होता है, किसी सिचुएशन, मतलब किसी सिचुएशन से जब हम तालमेल बिठाते हैं तो हमें क्या इस्तेमाल करना होता है, विद। ठीक है, जब हम किसी पर्सन से तालमेल बिठाते हैं तो हमें अप के साथ विद भी लगाना होता है, मतलब कोप अप विद होता है ना। और कोप विद मतलब किसी मैटर पे। क्लियर है, मतलब पर्सन और मैटर वाला ही सीन है। कोप अप विद क्या होता है, जब हमें किसी पर्सन से तालमेल बिठानी है। कोप विद कब होता है, जब हमें किसी मैटर से तालमेल बिठानी हो, किसी सिचुएशन, किसी प्रॉब्लम, इनसे तालमेल बिठाना होता है। जैसे कि आई कैन नॉट कोप अप विद, देखो, आई कैन नॉट कोप अप विद अ सेल्फिश पर्सन। ठीक है, मैं सेल्फिश पर्सन के साथ तालमेल नहीं बैठा सकता, तो कोप अप विद आया है यहाँ पे। क्लियर है, क्योंकि पर्सन वाली चीज सेंस है। आगे देखो, यू विल हैव टू कोप अप विद द डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ इफ यू विश टू बी हैप्पी। तो कोप with you will have to cope with the difficulties of life if you wish to be happy. So यहाँ पे क्या है, एक तरीके का मैटर हो गया ना कि अगर आपको खुश रहना है सो लाइफ की डिफिकल्टीज से आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो कोप विद आएगा यहाँ पे। क्लियर है ये चीज। आगे चलते हैं, रूल नंबर 63। रूल नंबर 63 क्या कहता है भाई, दूर रहने वाली जब सेंस आती है ना, हमें एब्सटेन होना या फिर रेफ्रेन होना, तो ये क्या सेंस देता है हमें, दूर रहने वाली। तो इनके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर एडवाइज हिम टू एब्सटेन फ्रॉम बेवरेजेस। तो डॉक्टर ने क्या एडवाइस की कि आपको बेवरेजेस से दूर रहना है। क्लियर है। वी टोल्ड हिम टू रिफ्रेन फ्रॉम बैड कंपनी। हमने उसको क्या कहा, हमने उसको बैड, बुरी संगत से दूर रहने के लिए कहा। सो रिफ्रेन फ्रॉम हो जाएगा। क्लियर है चीज, आपको बढ़िया से नोट कर लिया है आपने। आगे चलते हैं, रूल नंबर 64, अपोलोजाइज मतलब क्षमा मांगना। अब क्षमा या तो आप किसी पर्सन से मांगोगे तो टू का इस्तेमाल करना है। किसी मुद्दे के लिए क्षमा मांगी जाएगी तो फॉर। एक ही सेंटेंस में पूरी कहानी देखो, ही अपोलोजाइज टू हर, है ना, पर्सन से माफी मांगी, फॉर हिज रूडनेस, उसकी रूडनेस के लिए। उसको क्या मुद्दा है, रूडनेस, है ना। सो ही अपोलोजाइज टू हर फॉर हिज रूडनेस। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से। अपोलोजाइज पर्सन से माफी मांगेंगे, टू किसी मुद्दे पे माफी मांगेंगे, तो फॉर। ठीक है, आगे देखते हैं, रूल नंबर 65, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स। देखो, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, है ना, कि वो मेरे बगल में आके बैठ गया है ना, तो बिसाइड ऐसे करके लिखते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू, मतलब कि आपने चलो सेंटेंस ही बताऊंगा मैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं पहले इसका। शी केम एंड सेट बिसाइड मी, है ना, वो आई और मेरे साथ बैठ गई। ठीक है, लड़के बड़े खुश हो रहे होंगे अभी कि ऐसा तो हमारे साथ होता नहीं है। पढ़ लो भाई, फिर जरूर हो जाएगा। खैर एनीवेज, अब आगे आपने देखा होगा जब आप कभी पिकनिक जाते होंगे तो आपके टीचर्स लोग कहते होंगे ना कि भाई पानी की बोतल के साथ साथ, है ना, आपको लंच बॉक्स भी लेकर आना है। सो बिसाइड्स योर वाटर बॉटल यू विल ऑल्सो हैव टू कैरी योर लंच बॉक्स। तो बिसाइड्स का इस्तेमाल होता है इन एडिशन टू। क्लियर है आपको बढ़िया से ये चीज। आगे चलते हैं, रूल नंबर 66, बहुत अच्छा रूल है भाई। देखो, जब कभी भी एंड से चीजें जोड़ी जाती है ना, उससे पहले एक वर्ड दिया हो, उसके बाद एक वर्ड दिया हो, तो वर्ड का जो प्रेपोजिशन है वो लगाना मत भूलना। अक्सर लोग नहीं लगाते हैं, जहां पे गलती करते हैं। और इस वर्ड का भी प्रेपोजिशन लगाना है, मतलब कि एंड से चीजें जुड़ी हुई हैं तो वर्ड और उसका प्रेपोजिशन पूरा आएगा। यहां पर भी वर्ड और इसका प्रेपोजिशन पूरा आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, द एक्ट्रेस has great dash her director. So the actress has great respect and unlimited faith for. देखो, पहली चीज तो फेथ के साथ क्या आता है, इन आता है। देखा था ना हमने, फेथ के साथ इन आता है, लेकिन यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ तो लगा ही नहीं, रिस्पेक्ट के साथ फॉर आता है, तो ये वाला नहीं होगा हमारा। आगे देखते हैं, द एक्ट्रेस हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, चलो ठीक है, एंड अनलिमिटेड फेथ फॉर, फेथ फॉर तो नहीं आता, फेथ इन होता है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं, द एक्ट्रेस हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर, ठीक बात है, एंड अनलिमिटेड फेथ इन, ओहो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हमारा ये वाला। ठीक है,
एक और देख लेते हैं, नीचे भी देख लेते हैं। द एक्ट्रेस हैज ग्रेट रिस्पेक्ट इन, पहले ही गलत हो गया भाई, रिस्पेक्ट के साथ हमारा इन नहीं आता, या फिर यहां से भी देख सकते हो फेथ के साथ हमारा फॉर नहीं आता। तो क्या हो जाएगा, द एक्ट्रेस हैज ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर एंड अनलिमिटेड फेथ इन हर डायरेक्टर। क्लियर आपको ये चीज बढ़िया से? आगे चलते हैं। रूल नंबर 67। रूल नंबर 67 है भाई चौंकना, एकदम है ना, चकित हो जाना, चौंक होना। तो इनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल होते हैं, अलार्म्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। तो इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या लगती है, एट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। दे वर एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। तो एट हिज फेलियर, वो चौंक गए, वो उसके एग्जाम में वो जैसे फेल हुआ तो वो चौंक गए, है ना। सो दे वर एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। क्लियर है? आगे देखते हैं। एवरीबडी वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज ऑफ हिज मर्डर। उसके मर्डर की न्यूज से सब चकित रह गए, है ना, अलार्म्ड हो गए एकदम। क्लियर है? तो एट लगेगा यहां पे। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? आगे चलते हैं। रूल नंबर 68, डिजायर वर्सेस डिजायरस। देखो डिजायर का मतलब होता है मेरी इच्छा, इच्छाएं होना, है ना। तो उसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगता है, फॉर लगता है। डिजायरस का मतलब होता है इच्छुक होना, उसके साथ क्या लगता है, प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। जैसे कि डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द बेसिक क्वालिटी ऑफ मैन। क्लियर है आपको ये चीज? तो डिजायर के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। आगे देखते हैं। आर यू रियली डिजायरस ऑफ विजिटिंग रशिया। क्या तुम सच में इच्छुक हो रशिया जाने के लिए? तो डिजायरस के साथ क्या आता है, ऑफ आता है। आर यू रियली डिजायरस, फॉर मत लगा देना। आर यू रियली डिजायरस फॉर विजिटिंग रशिया, ना 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 ना। आर यू रियली डिजायरस ऑफ विजिटिंग रशिया। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? आगे चलते हैं। रूल नंबर 69। अब देखो, इन मॉर्निंग होता है, एट मॉर्निंग होता है, क्या होता है, इन इवनिंग, एट इवनिंग। अक्सर जब आप मुझे पता है कि अक्सर जब आप लोग पैसेज लिखते हैं ना, आपके राइटिंग सेशन के अंदर जब आप लोग पैसेज लिखते हैं, तो वहां पे अगर आपको एक ये सेंस देनी पड़ जाती है कि मॉर्निंग में ये हो रहा है, नाइट में हो रहा है, मिड नाइट में ऐसा हुआ, तो एट इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है। अब नहीं होगी। देखो एट कहाँ लगता है, ध्यान देना जरा। मतलब मैं कैसे याद रखता था मेरे टाइम पे, जो एन एन वाले वर्ड्स आते हैं ना, इनके साथ एट लगता है, जैसे कि मिड नाइट हो गया, है ना। अब इवनिंग में जबरदस्ती मतलब एन घुसाना है, मिड नाइट, जैसे मिड नाइट, नाइट, नून, इनके साथ एट लगेगा। बाकी के साथ क्या लगेगा भाई, इन लगेगा। क्लियर है? लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अगर यहां पे ऐसे लगा होगा ना, मतलब जैसे मॉर्निंग लिखा है ना, और मॉर्निंग से पहले दा लगा है, तो वहां उसके आगे इन आएगा ही आएगा। अगर यहां पे मिड नाइट लिखा है ना, और उससे पहले दा लगा हुआ है, तो यहां पे इन ही आएगा। ये चीज ध्यान रखना है हमने, इन द मिड नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट। ठीक है, सो देखते हैं जरा इसके एग्जाम्पल। द बर्गलरी मतलब चोरी, द बर्गलरी टुक प्लेस एट मिड नाइट। ठीक है, तो यहां पे अगर दा लग जाए तो क्या हो जाएगा, इन द मिड नाइट। जैसे कि हाँ देख सकते हो आप ये सेंटेंस, द बर्गलरी टुक प्लेस इन द मिड नाइट। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? तो एट कहां लगना है, एन 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 वाले जो वर्ड्स होते हैं, नून, नाइट, मिड नाइट, एट, बाकी सब में इन। क्लियर है ये चीज बढ़िया से? आगे चलते हैं। रूल नंबर 70। रूल नंबर 70 है भाई पतन कर देना, डिक्लाइन कर देना। अब डिक्लाइन होता है या तो किसी के एम्पायर से उसको डिक्लाइन कर दो, है ना, या फिर उसके विचारों से उसको डिक्लाइन कर दो, उसके विचारों का पतन कर दो। तो एम्पायर से जब हम डिक्लाइन करते हैं तो हमें वी हैव टू यूज ऑफ, ठीक है, प्रेपोजिशन। और थॉट से जब भी पतन होगा तो हमें इन का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, एरर वाला एक एग्जाम्पल है, द डिक्लाइन ऑफ हिज, अभी ऑफ पढ़ते हैं, द डिक्लाइन ऑफ हिज मॉरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मॉरल वैल्यूज, उसके जो मॉरल वैल्यूज है क्या, एक तरीके के थॉट्स है ना उसके। सो द डिक्लाइन इन हिज मॉरल वैल्यूज हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ की जगह इन आएगा, क्योंकि यहाँ पे थॉट्स की बात हो रही है। क्लियर है? आगे चलते हैं। रूल नंबर 71। रूल नंबर 71 है भाई बिजी, और बिजी के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आती है क्या, विद, हमेशा विद ही आता है। जैसे कि सुरेश इज बिजी
विद हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। ठीक है, यहां पे इन मत लगाना सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क, ना, सुरेश इज बिजी विद हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। क्लियर है? तो भाई आज का सेकंड लास्ट हमारा रूल है ये, बिटवीन वर्सेस अमंग। बहुत अच्छा रूल है भाई। देखो, बिटवीन कब लगता है? जब कभी भी हमें दो चीज के बीच में कंपैरिजन करना हो, सो विल यूज बिटवीन। अमंग कब लगेगा? जब हमें दो से ज्यादा चीजों के बीच में कंपेयर करना होता है। ठीक है, सो सेंटेंस देखते हैं। इट अपियर्स टू बी वेरी लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द टू ब्रदर्स। ठीक है, तो दो भाइयों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ऐसा लग रहा है कि दो भाइयों के बीच में अंडरस्टैंडिंग कम है ना। सो यहाँ पे दो की बात हो रही तो हमने बिटवीन किया। अगर यहाँ पे थ्री होता ना तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। फिर इट अपियर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग द थ्री ब्रदर्स। क्लियर है आपको ये चीज बढ़िया से? तो आगे चलते हैं। अब हम आज का हमारा लास्ट रूल है भाई, और इस चैप्टर का भी लास्ट रूल है हमारा ये, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। जब कभी भी इंट्रोडक्शन की बात होती है या प्रीफेस की बात होती है ना, बुक का जो प्रीफेस होता है, तो उनके साथ, दोनों के साथ ही हमेशा एक प्रेपोजिशन लगते हैं, क्या? टू। एग्जाम्पल देखते हैं। द इंट्रोडक्शन टू, ये तो बिल्कुल ठीक है, द इंट्रोडक्शन टू दिस बुक इज वेरी गुड, बट द प्रीफेस टू दिस बुक इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है पर प्रीफेस इसका बहुत ज्यादा छोटा है। क्लियर है? तो प्रीफेस के साथ भी क्या इस्तेमाल करेंगे हम? टू का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है भाई आपने प्रेपोजिशन को बहुत अच्छे से लिखा होगा और बहुत अच्छे से जाना है प्रेपोजिशन को। मतलब वो एक बुकिश तरीके से हम नहीं पढ़े हैं, हमने बहुत ही अलग तरीके से प्रेपोजिशन को पढ़ना शुरू किया था और उसी क्रम के अंदर हम आगे बढ़ते चले गए। तो मिलता हूं मैं आपसे आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर। आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अगले सेशन के अंदर हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।